हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से हम अपने इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर रहे थे सर। और वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज चल रही थी, उसमें अगेन रिसेंट लास्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने अपने कैटेगरी नंबर 4 को स्टार्ट कर दिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 4, जिसके अंदर सवालों की बहुत सारी वैरायटी बनती है। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैटेगरी नंबर 4 के अंदर इस्तेमाल होने वाला कंसेप्ट सिखाया। कैटेगरी नंबर 4 के सवालों को टैकल करने के लिए कुछ टैक्टिक्स मैंने आपको बताए, और उसके बाद हम अपने सवालों पे आ गए थे और कुछ सवालों को प्रैक्टिस भी किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेक्चर में कैटेगरी नंबर 4 के बारे में जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी आपको क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट पे किसी भी किस्म का डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा एक चीज हमेशा फॉलो करना कि क्लासरूम में जितना सवाल मैं करवाता हूं और साथ साथ आप नोट्स में बनाते हो, वो लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद पूरे दिन में कभी टाइम निकाल के दोबारा से बनाओ। यानी सारे क्लासरूम के प्रॉब्लम्स को दोबारा से हमेशा बनाया करो। इस तरीके से बनाया करो कि पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ रहे। यानी जिस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे, उसी तरीके से क्लासरूम के सारे प्रॉब्लम्स को दोबारा से बनाओ। इस तरीके से रोज करोगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट पे अच्छी कमांड बनेगी, क्योंकि क्लासरूम में जो मैं सवाल लेता हूं काफी अच्छे सवाल लेता हूं। क्लियर है? इस बात को सारे स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, तो अगेन उम्मीद कर सकता हूं कि हर एक स्टूडेंट से वो होमवर्क प्रॉब्लम्स बने होंगे। अब ये तो पूरी बात होगी सर लास्ट लेक्चर की। इस लेक्चर में क्या करेंगे, तो इस लेक्चर को अगेन कैटेगरी नंबर 4 के रिमेनिंग सवालों से कवर करेंगे, उसके बाद अपनी मिसलेनियस कैटेगरी पर चले जाएंगे। अब ये जो सवाल से हम स्टार्ट करेंगे सर, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर का जो लास्ट सवाल था वो प्योरली इसी वैरायटी का सवाल था, और लास्ट लेक्चर के लास्ट सवाल को बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। तो अगेन उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा ये भी सभी से बनेगा। सवाल थोड़ा नोट डाउन कर लो। सवाल कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, इट टेक्स हिम 4 hours. But if he travels 130 kilometer by train and the rest by car, he takes 18 minutes longer. Find the speed of the train and that of the car. तो बिल्कुल जाना पहचाना सा सवाल है, लास्ट लेक्चर के लास्ट सवाल जैसा ही सवाल है सर। ये सभी से ये बनना चाहिए। आपका आंसर क्या आएगा सर? आपका आंसर आएगा ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। और ये सवाल थोड़ा खास भी है, क्यों? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर का पूछा गया एक सवाल है। तो इंपॉर्टेंट सवाल सभी से बनना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। एक बहुत प्यारा सवाल है, तो चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर सवाल कह रहा है कि x takes 3 hours more than y to walk 30 kilometer. But if x doubles his pace, he is ahead of y by 1 hour 30 minutes. Find their speed of walking. अब सर कोई भी कैटेगरी नंबर 4 का सवाल पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैरायटी है। क्या दूर दूर तक आपको यह लग रहा है कि बोर्ड प्रॉब्लम वाली वैरायटी है सर? तो दूर दूर तक मुझे दिख रहा है कि यह बोर्ड प्रॉब्लम वाली वैरायटी नहीं है, यह मेरी नॉर्मल टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाली वैरायटी है, जिसको टैकल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं सर? तो मुझे पता है कि कोई भी इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम हो, सवाल या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मुझसे दो चीजें पूछेगा ही पूछेगा, और यही दो चीजें मेरा वेरिएबल बनती है। अब यहां पे देखते हैं सवाल मुझसे लास्ट में क्या पूछ रहा है सर। तो सवाल लास्ट की तरफ मुझे कह रहा है फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग। उनके चलने की स्पीड बताओ। किनके भैया? सवाल ने क्लियर नहीं किया। क्या सिखाया था? कभी भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो उसके पहले वाला स्टेटमेंट देखो, आपको क्लियर हो जाएगा किनके बारे में बात हो रही है। तो सर ये रहा हमारा इसके पहले वाला स्टेटमेंट। अब जैसे ही मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा तो इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है सर, दो जनों की बात हो रही है। एक जन x, दूसरा जन y। दो लोगों की बात हो रही है सर। एक बंदा x है, दूसरा बंदा y है। तो यहां से मुझे क्लियर हो रहा है कि ये जो देयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये मेरे x और y के लिए किया गया है। मुझे क्लियर है सर कि ये जो देयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये मेरे x और y के लिए किया गया है। तो इनडायरेक्टली सवाल मुझसे क्या पूछ रहा है कि आप मुझे x और y के चलने की स्पीड बताओ क्या होगी। इतना तक सवाल सभी को क्लियर है? क्या होना चाहिए? अब आगे सर,
अब मैंने आपको कहा था कहीं पे भी सवाल में अगर आपको लगता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है तो हमेशा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना आपके सवाल के एनालिसिस आप ही के लिए आसान बन जाएगी। अब देखो यहां पे एज सच मुझे सवाल पढ़ के बहुत ज्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे जैसे सवाल सॉल्व करेंगे ये बात आपको और अच्छे से रियलाइज हो जाएगी। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना, मुझे बहुत अच्छे से यह भी पता है सर कि सवाल मुझसे लास्ट की तरफ जो दो चीजें पूछता है यही मेरा दो वेरिएबल बनती है। तो सवाल अल्टीमेटली मुझे लास्ट की तरफ क्या पूछ रहा है सर, तो x की स्पीड पूछ रहा है, y की स्पीड पूछ रहा है, तो इनको अपना वेरिएबल x और y मान लेंगे। तो यहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं सर, लेट द वॉकिंग स्पीड ऑफ x, लेट द वॉकिंग स्पीड ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे कोई गलती से कंफ्यूज मत हो जाना, कैपिटल X इंसान का नाम है, स्मॉल x उसके चलने की स्पीड मैंने मानी है। इसी तरीके से एंड द वॉकिंग स्पीड ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y किलोमीटर पर आवर। अगेन यहां पे भी कैपिटल Y इंसान का नाम है, स्मॉल y मैंने उसके चलने की स्पीड को माना है। अब आगे की कहानी, मैंने आपको क्या कहा, यहां सवाल पढ़ के मुझे अंदाजा लग रहा है सर कि कुल मिला के डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दो इंफॉर्मेशन की मदद से अपनी दो इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे सर, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली इंफॉर्मेशन सर मुझे यहां से लेके यहां तक दिख रही है। क्या दिख रहा है सर, यहां पे मुझे दिख रहा है कि x को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं y के मुकाबले 30 किलोमीटर चलने में। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है सर कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, 30 किलोमीटर की वॉकिंग करने में x को y के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो क्या दिख रहा है सर, x को y के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि x को ये 30 किलोमीटर चलने में tx टाइम लग रहा है। मान लो यहां पे मैं आपको कहता हूं सर कि मेरे बंदे x को ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने में tx टाइम लग रहा है, तो सवाल आपको क्या कह रहा है कि x को y के मुकाबले कितना लग रहा है सर, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। बना ली सर अपने इक्वेशन का फॉर्मेट। तो यहां पे tx मैंने क्या माना है सर कि x को 30 किलोमीटर कवर करने में tx टाइम लग रहा है। उसी तरीके से मैंने यहां पे क्या माना है सर, y को यही 30 किलोमीटर कवर करने में ty टाइम लग रहा है। तो सवाल क्या कह रहा था कि x को जो टाइम लग रहा है सर वो y के टाइम के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा है, यानी x को y के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो यहां से हमने अपनी इक्वेशन का फॉर्मेट बना लिया कि x को y के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं सर। क्लियर है, यानी कि टाइम टेकन बाय x इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय y प्लस 3 आवर्स। यही तो मुझे अपनी पहली इक्वेशन कह रही थी। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं, यहां पे सिंपली मुझे पहले इंफॉर्मेशन में सवाल कह रहा है कि दो बंदे हैं x और y, दोनों 30 किलोमीटर का वॉक करते हैं। दो बंदे हैं x और y, दोनों 30 किलोमीटर का वॉक करते हैं, लेकिन दोनों की वॉकिंग स्पीड अलग है। इसी वजह से 30 किलोमीटर कवर करने में x और y दोनों को अलग अलग टाइम लग रहा है। अब कितना टाइम लग रहा है यह सवाल ने नहीं बताया, लेकिन उनके टाइम के बीच का आपको रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया, आपको कहा गया है कि x को y के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि टाइम टेकन बाय x इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय y प्लस 3 आवर्स। जहां पे मैंने टाइम टेकन बाय x को किससे डिनोट किया है, तो tx से डिनोट किया है। टाइम टेकन बाय y को किससे डिनोट किया है सर, ty से डिनोट किया गया है। तो सभी को यह फॉर्मेट क्लियर है क्या, क्लियर होना चाहिए। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट सिखाया था और कंसेप्ट में 3 फॉर्मूले बताए थे। अब यहां पे आपको किसकी जरूरत लग रही है सर, तो यहां पे आपको टाइम की जरूरत लग रही है। टाइम का क्या फॉर्मूला जानते हो सर, तो पढ़ के आ रहे हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। सही बात है सर। x और y दोनों के दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस चलते हैं, तो सवाल ने बताया है कि x और y दोनों के दोनों 30 किलोमीटर चलते हैं सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x को जो टाइम लग रहा है उसको उस फॉर्मेट पे बताओ क्या हो जाएगा, तो तुरंत जवाब आएगा सर, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 30 किलोमीटर, तो 30 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ x। आपने अपने x की वॉकिंग स्पीड को क्या माना है सर, तो स्मॉल x किलोमीटर पर आवर माना है। लिख लिया सर,
क्लियर है? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर यहां पे टाइम टेकन बाय वाई। अब वाई को कितना समय लग रहा है सर? अगेन अपने टाइम टेकन बाय वाई को मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब वाई भी 30 किलोमीटर ही चल रहा है सर, तो डिस्टेंस इसके लिए भी 30 है, लेकिन वाई की स्पीड अलग है। वाई की स्पीड क्या है सर? तो वाई की स्पीड है स्मॉल वाई किलोमीटर पर आवर। ये लो सर लिख लिया, प्लस यहां पे 3 बन गई सर हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नोट डाउन करो इसको। तो यहां पे चीजों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या करते हैं सर, अपने y वाले टर्म को इधर बुला लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू यहां पे 3। अब यहां पे चीजें मुझे सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही हैं। मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि मैं 3 से अब 30 को कैंसिल कर सकता हूं, तो 3 10 30, 3 10 30। तो मेरे पास इक्वेशन बन के आ रही है सर यहां से 10/x माइनस 10/y बराबर +1। ये क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या कहा जा रहा है, तो ध्यान से सुनना। सेकंड पार्ट की लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि इफ x डबल्स स्पेस ही इज अहेड ऑफ y बाय 1 आवर 30 मिनट्स। मतलब समझने की कोशिश करेंगे सर। सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि अगर x अपनी चाल को दुगना कर देता है, अगर x अपने चलने की चाल को दुगना कर देता है, इस लाइन का क्या मतलब निकलता है सर? इस लाइन का मतलब निकलता है कि अगर x अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो उस कंडीशन में वो y के मुकाबले जर्नी को 1.5 घंटे पहले ही कंप्लीट कर लेता है। क्या मतलब है सर इसका? फिर से समझते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि y जिस स्पीड से चल रहा था अभी भी उसी स्पीड से अगर चले, और अगर x पहले के मुकाबले अपनी स्पीड को डबल कर लेगा तो उस कंडीशन में x भैया अपनी जर्नी को y के कंपैरिजन में 1.5 घंटे पहले ही कंप्लीट कर ले रहे हैं। ले यानी कि अगर x अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो y के मुकाबले वो 30 किलोमीटर 1.5 घंटे पहले ही चल लेता है सर। ये मुझे सेकंड इंफॉर्मेशन में कहा गया है। तो यहां से इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे तो ध्यान से सुनते जाना। y पहले जिस स्पीड से चल रहा था सेकंड इंफॉर्मेशन में अभी भी उसी स्पीड से चल रहा है। यानी पहले भी y की स्पीड स्मॉल y किलोमीटर पर आवर थी, अभी भी y की स्पीड स्मॉल y किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन कैपिटल X ने अब अपनी स्पीड को चेंज कर दिया। किस तरीके से चेंज कर दिया सर? तो पहले के मुकाबले अपने स्पीड को डबल कर दिया है। तो पहले कितनी स्पीड थी x की सर? स्मॉल x किलोमीटर पर आवर। अब डबल होने के बाद क्या हो जाएगी सर? 2x किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस तरीके से x अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो इस कंडीशन में x को इसी 30 किलोमीटर को चलने में y के मुकाबले 1.5 घंटे कम लगते हैं सर। तो अगर मैं टाइम टेकन बाय x को tx से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी कि x को चलने में जितना टाइम लग रहा है अगर मैं उसको tx से रिप्रेजेंट करता हूं और y को चलने में जितना टाइम लग रहा है उसको मैं ty से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इक्वेशन कह रही है कि अब x को y के मुकाबले 1.5 घंटे कम लग रहे हैं, 1 आवर 30 मिनट्स कम लग रहे हैं। यानी y को जितना टाइम लग रहा है उसमें अगर मैं 1.5 घंटे कम कर दूं, y को जितना टाइम लग रहा है उसमें अगर मैं 1.5 घंटे कम कर दूं सर, तो वही टाइम मुझे x को लग रहा है सर। हमारी इक्वेशन का फॉर्मेट बनके तैयार है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड यूनिट टाइम डिस्टेंस स्पीड के लिए दिमाग में रखना है अनटिल एंड अनलेस सवाल स्पेशल तरीके से ट्विस्ट करे। हमने क्या सीखा था सर? डिस्टेंस को हमेशा किलोमीटर में रखना, टाइम को हमेशा सर किस में रखना? आवर में रखना, स्पीड को हमेशा किस में रखना सर? किलोमीटर पर आवर में रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट सर, आपका जो टाइम दिया है ना वो पूरा आवर में नहीं है, आवर और मिनट का मिक्सचर है। तो जो हमने सिखाया है उसके हिसाब से यहां पे मुझे इस पूरी चीज को कंप्लीटली आवर में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं सर आधे घंटे का मतलब होता है हाफ आवर, यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर? 1 आवर प्लस हाफ आवर, कुल मिला के 3/2 आवर। तो इस तरीके से मत लिख देना 1 आवर 30 मिनट्स। कभी भी इक्वेशन का फॉर्मेट बनाओगे तो यहां पे मेंशन करना सर -3/2 आवर। तो वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये तीनों चीजें आवर में ही है। यहां पे आवर लास्ट में नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है आपके इक्वेशन में कि ये तीनों चीजें आवर में ही है। ये क्लियर है सर?
तो यहां से क्या हम अपना इक्वेशन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो सर। अब देखो यहां पे अपने इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं। क्लियर है? क्या रही है सर इक्वेशन? तो मेरी इक्वेशन बन रही है टाइम टेकन बाय एक्स। एक्स को कितना टाइम लग रहा है सर? हम फॉर्मूला जानते हैं टाइम का, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? अभी भी 30 किलोमीटर ही कवर हो रहा है सर। तो 30 डिवाइडेड बाय, अब क्या हो जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड ऑफ एक्स। अब एक्स की स्पीड कितनी है सर? अब एक्स की स्पीड 2x किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर यहां पे y को कितना टाइम लग रहा है सर? फिर से टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो y भी 30 किलोमीटर ही चल रहा है, डिवाइडेड बाय y की स्पीड क्या है सर? तो y की स्पीड जो पहले थी वही अभी भी है, यानी y की स्पीड पहले भी y थी, अभी भी y ही है। तो 30 बाई y और यहां पे -3/2 बना ली सर हमने अपनी सेकंड इंफॉर्मेशन से सेकंड इक्वेशन। नोट डाउन करो इसको फटाफट। क्लियर है? इसको समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए सर। अब यहां पे भी इक्वेशन मुझे सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है, तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिलहाल इतना नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो क्लियरली दिख रहा है यहां से मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये कुल मिला के 3 10 30, 3 10 30। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी सर 10/2x बराबर 10/y माइनस 1/2। अब यहां से y वाले टर्म को इधर बुला लेते हैं सर। तो 10/2x माइनस 10/y बराबर -1/2 हो जाएगा सर। अगेन मुझे दिख रहा है यहां पे 2 5 10 हो जाएगा। तो मेरे पास आ रहा है सर 5/x माइनस 10/y माइनस 10/y बराबर -1/2। क्लियर? इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट इसको भी नोट डाउन करो सर। तो ये रही सर हमारी सेकंड सिंप्लीफाइड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेंगे तो मुझे अपने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वॉकिंग स्पीड निकल कर आ जाएगी सर। तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद करो सर, इस टाइप का फॉर्मेट हमने सॉल्व किया था जहां पे डिनोमिनेटर में मेरे वेरिएबल आते हैं। तो मैंने क्या कहा था? हमेशा अपने दोनों इक्वेशन में देखो कि वेरिएबल का कौन सा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है सर 1/x दोनों में इस्तेमाल किया जा रहा है, 1/y दोनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट यह कहता है कि अगर मैं 1/x को u मान लूं और अगर मैं 1/y को v मान लूं सर, तो पूरी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अप्लाई करो सर। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? 1/x के बदले u, 1/y के बदले v। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी सर 10u माइनस 10v बराबर 1। ये सर मेरी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी सर? ये बन जाएगी 5u उसके बाद माइनस 10v इज इक्वल टू -1/2। ये बन गई सर सेकेंड इक्वेशन। नोट डाउन करो। क्लियर? इसको समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। अब आगे, अब यहां पे क्या करेंगे सर? अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो बड़ी आसानी से दिख रहा है सर कि v को एलिमिनेट किया जा सकता है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि v वाले टर्म का कोफिशिएंट सेम है। अगर मैं अपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा v वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा सर। तो दोनों इक्वेशन को फटाफट सब्ट्रैक्ट करो। तो मेरे पास आ जाएगा 10u माइनस 10v बराबर 1। नीचे वाला है सर 5u माइनस 10v बराबर -1/2। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी सर। प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, माइनस बना प्लस। तो मेरे पास इक्वेशन आ रहा है 10u माइनस 5u कितना हो जाएगा सर? 5u हो जाएगा। माइनस 10v प्लस 10v खत्म हो गया सर, बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा सर? 3/2 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या बता दोगे यहां से? u बराबर 5 को इस तरफ भेजेंगे सर, 5 को इस तरफ भेजेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/10 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 3/10। अब आपको u निकालना था क्या? नहीं, आपको x और y निकालना है। तो पहले u v निकाल लेते हैं। तो u तो निकाल लिया सर, v क्या हो जाएगा? तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में u को पुट करो तो v भी निकल कर आ जाएगा सर। तो मान लो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करूंगा सर u की वैल्यू। तो 10 इंटू u कितना है सर? 3/10। उसके बाद माइनस 10v बराबर 1 है। 10 से 10 गया सर, मेरे पास आ रहा है 3 माइनस 10v बराबर 1।
ये v वाले टर्म को इस तरफ भेज देंगे तो ये इधर आके 10v बन जाएगा, प्लस 1 को इधर बुला लेंगे, -1 बन जाएगा, 3 - 1 2 बन जाएगा सर, 2 5 10। तो यहां से आपने निकाल लिया है v बराबर 1/5 आ गया सर। तो आपने u भी निकाल लिया, v भी निकाल लिया, इसको नोट डाउन करो। लेकिन क्या u और v मेरा निकालना टारगेट था? नहीं था सर, मेरा टारगेट x और y निकालना था। नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। तो हमें पता है सर कि हमने 1/x को u माना था और 1/y को हमने v माना था सर। तो अगर 1/x u के बराबर है तो यहां से मैं बोल दूंगा सर x बराबर 1/u हो जाएगा। u आपने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना आया है सर? 3/10 आया है। तो 1/u कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 3/10, कुल मिला के ये बन जाएगा सर 10/3। और 10/3 क्या? तो सर ये मेरे चलने की स्पीड है, यानी कि 10/3 किलोमीटर पर आवर। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से y निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा सर? तो मुझे पता है कि मैंने 1/y को v के बराबर माना था, तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर y बराबर 1/v। v क्या निकाल के रखा है सर? 1/5। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1/5, कुल मिला के ये कितना आ गया सर? 5 आ गया। 5 क्या? तो स्पीड है सर चलने की, किलोमीटर पर आवर। तो आपने अपने x और y की स्पीड निकाल ली। क्या क्या आई है सर? तो कैपिटल X की स्पीड निकल के आई है 10/3 किलोमीटर पर आवर और कैपिटल Y की स्पीड निकल के आई है सर 5 किलोमीटर पर आवर। और यही मुझे फाइंड आउट करना था सर। मुझे दिख भी रहा है यहां पे कि कैपिटल X की वॉकिंग स्पीड कितनी है? 10/3 किलोमीटर पर आवर। कैपिटल Y की वॉकिंग स्पीड कितनी है सर? 5 किलोमीटर पर आवर। फटाफट नोट डाउन करो सर चीजों को। क्लियर है? समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। तो अगेन इस सवाल को भी आप दोबारा से अभी एक बार और प्रैक्टिस करोगे और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के तरीके से करोगे। प्रेजेंटेशन का तरीका मैं ऑलरेडी आपको कल के लेक्चर में पहले सवाल में ही सिखा चुका हूं, तो उसी तरीके से सोचते हुए इस सवाल में भी प्रेजेंटेशन करके आपको अच्छे से सॉल्व करना है सर। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे सवाल मुझे कह रहा है कि a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. एक बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल। क्यों? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सर कोई भी कैटेगरी नंबर 4 का सवाल होगा तो ये डिसाइड करेंगे बोर्ड प्रॉब्लम है कि बोर्ड प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर कट दिख रहा है सर कि बोर्ड प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का सवाल है। अब नॉर्मली जो हम फंडा जानते हैं सर, उससे मुझे पता है कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम में सवाल हमसे हमेशा लास्ट में 2 चीजें पूछता है। लेकिन यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। यहां पे लास्ट में मुझसे बस लेंथ ऑफ जर्नी पूछी जा रही है सर। मुझे लेंथ ऑफ जर्नी पूछी जा रही है, कुल मिला के डिस्टेंस बस पूछा जा रहा है सर। तो मुझे तो पता है 2 चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन दिख तो एक ही चीज रही है। अब क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है सर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से चीजों पे यहां अपना फोकस रखना। सर मुझे पता है 2 चीजें पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पे सवाल बस मुझसे एक चीज ही पूछ रहा है। उसमें भी क्या पूछ रहा है सर? डिस्टेंस। अब जैसे ही मैंने ये देखा ना, तो देखो दिमाग में सबसे पहले क्या ब्लिंक करना चाहिए? 2 चीजें पूछी जानी थी, एक ही चीज पूछ रहा है। लेकिन तुरंत मेरे दिमाग में यह भी आता है सर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो कहीं अगर मैं अपनी 2 चीजें स्पीड और टाइम को मान लूंगा तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो मैंने कैसे सोचा। यहां पे सवाल मुझसे लास्ट की तरफ डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर? स्पीड इंटू टाइम होता है। यानी मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि 2 चीजें पूछी जानी चाहिए थी, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। लेकिन यहां तो डायरेक्टली डिस्टेंस पूछ रहा है सर, यानी कि किसी तरीके का यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है सवाल में। तो मैंने सोचा डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस नॉर्मली स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस 2 चीजों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो इससे हल्का हल्का हिंट मिल रहा है सर मुझे कि जरूर जो 2 चीजें मुझसे इनडायरेक्टली छिपे हुए वे में पूछी जा रही है वो एक्चुअली में स्पीड और टाइम है। क्योंकि अगर मैं अपना स्पीड और टाइम निकाल लूंगा तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो कहीं घुमा फिरा के तो मुझसे स्पीड और टाइम के बारे में नहीं पूछा जा रहा। इसको हम कंफर्म करेंगे सवाल को पढ़ के। तो ध्यान से यहां पे सवाल को समझेंगे सर। अभी जो मैंने सवाल पढ़ा, तो देखो सवाल की लैंग्वेज किस तरीके से।
सर लैंग्वेज में मुझे कहा जा रहा है कि ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहली लाइन में आपको कहा जा रहा है कि ट्रेन एक फिक्स स्पीड के साथ एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास दो स्टेशन है ए और बी, और इन्हीं के बीच में मेरी जो ट्रेन है सर वो चलती है। दो स्टेशन है ए और बी और इन्हीं के बीच में मेरी ट्रेन चलती है। तो आपको क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले यह कहा जा रहा है कि फिक्स स्पीड के साथ ट्रेन चल रही है, फिक्स स्पीड के साथ ट्रेन चल रही है, और वो फिक्स स्पीड के साथ एक फिक्स डिस्टेंस को, एक सर्टेन डिस्टेंस को हर बार कवर करती है। तो मान लो यही वो डिस्टेंस है, दो स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस जो ट्रेन हर बार कवर करती है। आगे सवाल क्या कह रहा है? इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। अब चीजों को समझना। मान लो यहां पे फिक्स स्पीड के साथ इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कोई फिक्स टाइम लग रहा है ट्रेन को। ऑब्वियस ही बात है सर, आप सभी ने ट्रेनों का चलना देखा है। ट्रेनों का ट्रैक रूट डिफाइंड होता है, किस स्टेशन से किस स्टेशन पे जाना होता है डिफाइंड होता है। और अगर ट्रेन फिक्स स्पीड से चलती है सर, तो कितने टाइम में वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाएगी ये भी फिक्स्ड होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक सर्टेन डिस्टेंस को फिक्स स्पीड के साथ ट्रेन कवर करता है तो हर बार वो एक फिक्स टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा। अब आगे सवाल ने आपको एक ट्विस्ट दिया। क्या ट्विस्ट दिया? अगर ट्रेन 6 किलोमीटर तेज होता, यानी ट्रेन की जो फिक्स स्पीड है, अगर उस फिक्स स्पीड से 6 किलोमीटर तेज ट्रेन चलती तो वो अपने फिक्स टाइम, वो अपने शेड्यूल टाइम से 4 घंटे पहले ही स्टेशन बी पे पहुंच जाती। तो अगर ट्रेन 6 किलोमीटर ज्यादा तेजी से चलती सर, तो वो इस डिस्टेंस को 4 घंटे के कम टाइम में कवर कर लेती। यानी पहले जितना टाइम लगा रही थी उसमें 4 घंटे अब उसको कम लगते। और इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन में कहा कि अगर ट्रेन 6 किलोमीटर स्लो चलती, यानी वो जिस फिक्स स्पीड से चल रही है इसी फिक्स स्पीड से अगर ट्रेन 6 किलोमीटर स्लो चलती सर, तब वो फिक्स टाइम से 6 घंटे ज्यादा लगाती। तब वो अपने शेड्यूल टाइम से, तब वो अपने फिक्स टाइम से 6 घंटे ज्यादा लगाती सर। ये मुझे कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो हमें बेसिकली क्या कंफर्म करना था सर? कि मुझे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, और मुझे यह भी पता है कि हमारी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी बने हमेशा दो चीजें पूछी जाएंगी। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि दो चीजें कहां हैं। एक अगर डिस्टेंस है तो दूसरी चीज क्या है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि डिस्टेंस आखिर फॉर्मूले के फॉर्म में क्या होता है। तो मैंने देखा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम है। तो मुझे थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, कहीं मुझसे डिस्टेंस की वैल्यू इनडायरेक्टली तो नहीं पूछी जा रही, कहीं मुझसे इनडायरेक्टली सवाल स्पीड और टाइम तो नहीं पूछ रहा, क्योंकि अगर मैं अपना स्पीड और टाइम निकाल लूं तो डिस्टेंस को भी निकाल लूंगा। उसी को कंफर्म करने के लिए मैंने सवाल पढ़ा और एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे। अब जब भी मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे आ रहा हूं सर, तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने अपना डायग्राम बनाया। अब क्या पता लग रहा है सर? कि ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हर बार क्या कर रहा है सर? ट्रैवल कर रहा है। ट्रेन एक फिक्स स्पीड से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है, और ऑब्वियस सी बात है सर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की जो डिस्टेंस है सर वो भी फिक्स्ड है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, हमने नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि अगर ट्रेन एक फिक्स स्पीड से एक स्टेशन से खुलती है तो उसका एक शेड्यूल टाइम होगा, एक फिक्स टाइम होगा, जिसके बाद वो दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाएगी। तो सवाल ने आपको ना ट्रेन की फिक्स स्पीड बताई है, ना वो शेड्यूल टाइम बताया है। लेकिन सवाल आगे आपको दो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, जहां वो कह रहा है कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड में 6 किलोमीटर तेज हो जाए, अगर ट्रेन अपनी फिक्स स्पीड में 6 किलोमीटर से तेज चलने लगे, तो वो अपने शेड्यूल टाइम से 4 घंटे पहले ही स्टेशन बी पे पहुंच जाएगी। और इसी के बाद आगे ये भी कह रहा है कि अगर यही ट्रेन अपनी फिक्स स्पीड से 6 किलोमीटर स्लो चले, अगर यही ट्रेन अपनी फिक्स स्पीड से 6 किलोमीटर स्लो चले, तो उसको स्टेशन बी पहुंचने में अपने शेड्यूल टाइम से 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो कुल मिला के सवाल के लैंग्वेज में बार बार मुझे दिख रहा है सर, घुमा फिरा के स्पीड और टाइम की चर्चा हो रही है, जहां पे वो फिक्स स्पीड और वो फिक्स टाइम क्या थी सर, ये मुझे नहीं बताया गया है।
तो जिस चीज का मुझे डाउट था वो डाउट यहां पे सवाल के लैंग्वेज से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद मुझे बहुत अच्छे से कंफर्म हो रहा है कि इनडायरेक्टली सवाल ने मुझसे अपने ट्रेन की फिक्स स्पीड और उसका शेड्यूल टाइम पूछा है, क्योंकि ये निकाल लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इन दो स्टेशनों के बीच में, हमारे दो डेस्टिनेशन के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये मैं आसानी से निकाल लूंगा। अगर मुझे अपने ट्रेन की रनिंग स्पीड और उसके दो स्टेशन तक पहुंचने का फिक्स टाइम निकल जाए सर, तो मैं उसका प्रोडक्ट करके आराम से अपने दो स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस भी निकाल लूंगा जो मुझे पूछा जा रहा है। इसलिए कह रहा था कि सवाल में कई सारी वैरायटी बनती है, कैटेगरी नंबर 4 के अंदर बहुत सारी वैरायटी बनती है और हर वैरायटी में आपको थोड़ा अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं है कि मैं आपको बता दूं ये फॉलो कर लो सारे सवाल बन जाएंगे। फिक्स्ड अप्रोच बोर्ड प्रॉब्लम के लिए काम कर सकता है, लेकिन दूसरे टाइप के नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए काम नहीं करता है। यहां पे हर सवाल में आपको थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेगा। घुमा फिरा के जितना सीखा है वही अप्लाई होगा, लेकिन थोड़े थोड़े ट्विस्ट और टर्न के साथ। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी आपको कवर करवा दूं कि किसी भी वैरायटी का सवाल आपको एग्जाम में मिले तो कभी भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है सर? तो अब चूंकि मुझे यह समझ में आ गया है कि इनडायरेक्टली एक्चुअली मुझे अगर अपना डिस्टेंस निकालना है, मुझे अगर अपनी लेंथ ऑफ जर्नी निकालनी है, तो उसके लिए मुझे अपने ट्रेन की फिक्स स्पीड, मुझे उसके लिए अपने ट्रेन की फिक्स स्पीड और उसका शेड्यूल टाइम या फिर क्या लो फिक्स टाइम जो पहुंचने में उसको लग रहा है, ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो अब उस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना नोट डाउन करो सर। अब देखो आगे, तो यहां पे देखो किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। तो यहां से मुझे इनडायरेक्टली समझ में आ गया है कि क्या दो चीजें निकालनी, और मुझे क्या पता है, जैसे ही ये पता लग जाता है कि सवाल मुझसे क्या दो चीजें पूछ रहा है, उसके बाद उसी को हम अपना वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो हम अपने ट्रेन की फिक्स स्पीड को लेट द फिक्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मान लिया सर, x किलोमीटर पर आवर मान लिया सर, एंड द शेड्यूल्ड टाइम इज इक्वल टू y आवर्स मान लिया सर। तो मैंने यहां पे क्या किया, अपने ट्रेन के फिक्स स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया और उस ट्रेन का एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक जाने के बीच का जो फिक्स टाइम है, जो शेड्यूल टाइम है, उसको y घंटे मान लिया। यूनिट का इस्तेमाल ध्यान से, जो सिखाया वही अप्लाई कराओ। मैंने हमेशा कहा था कभी भी टाइम में बात करो तो आवर में बात करने की कोशिश करना, स्पीड में बात करो तो किलोमीटर पर आवर में बात करने की कोशिश करना। क्लियर है सर? अब आगे की कहानी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अगर आपने अपने ट्रेन की फिक्स स्पीड को x किलोमीटर पर आवर माना है और अगर आपने उसके चलने के शेड्यूल टाइम को y घंटे माना है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है AB, ये डिस्टेंस आखिर में क्या है? तो आप तुरंत जवाब दोगे सर कि इस कंडीशन के हिसाब से आप बता सकते हो कि आपके दो स्टेशनों के बीच का रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना है जो मुझे निकालना है। आपकी लेंथ ऑफ जर्नी आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ जर्नी क्या होती है सर? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है सर। स्पीड आपने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम आपने मान लिया सर y घंटे। कुल मिला के ये कितना आ जाएगा सर? ये कुल मिला के x इंटू y यानी कि xy। डिस्टेंस की यूनिट यहां से क्या आ जाएगी सर? किलोमीटर। तो आपकी लेंथ ऑफ जर्नी कितनी है सर? xy किलोमीटर। यानी कि जैसे ही तुमने x निकाला, जैसे ही तुमने y निकाला, इनका प्रोडक्ट कर दोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको अपनी लेंथ ऑफ जर्नी यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल कर आ जाएगी। यहां तक नोट डाउन करो सर। क्लियर है? अब आगे मेरी बात सुनना। अब यहां पे पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखो किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई। अब आपको कहा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि अगर वो अपनी स्पीड में 6 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर देता है तो वो टाइम से 4 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है सर तो कम टाइम में पहुंच जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्पीड को बढ़ा दोगे तो उसी डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रैवल कर लोगे। तो क्या यहां पे स्पीड के बढ़ने के बाद और टाइम के घटने के बाद दो स्टेशनों के बीच की दूरी बदल गई क्या? क्या यहां पे स्पीड के बढ़ने के बाद और टाइम के घटने के बाद दो स्टेशनों के बीच की दूरी बदल गई क्या? ऑब्वियस ही बात है सर। स्टेशनों की दूरी कैसे बदल जाएगी? इसी डिस्टेंस को तो अलग अलग कंडीशन में वो कवर कर रहा है। तो जो पहली कंडीशन दी है वहां कहा जा रहा है कि अगर वो स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है
तो इतने ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अब उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं, तो डिस्टेंस अभी भी यही है सर। अब नई स्पीड क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से न्यू स्पीड क्या है सर उसकी। तो अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसकी नई स्पीड उसकी फिक्स स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है सर। तो आपने उसकी फिक्स स्पीड को क्या माना था, x। अब इससे 6 किलोमीटर ज्यादा है सर उसकी नई स्पीड। अब उसका शेड्यूल टाइम क्या हो जा रहा है सर, अब उसका शेड्यूल टाइम क्या हो जा रहा है, तो अब उसको अपने पुराने शेड्यूल टाइम से 4 घंटे कम लग रहे हैं। तो आपने शेड्यूल टाइम पुराना वाला क्या माना था सर, y आवर, अब उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कि अब उसको y माइनस 4 घंटे लग रहे हैं सर। तो नई कंडीशन के हिसाब से ट्रेन की स्पीड x प्लस 6 है, उसको इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में y माइनस 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये करने के बाद क्या दो स्टेशनों के बीच की दूरी बदल गई, बिल्कुल नहीं बदली सर। तो अब दूरी क्या है, तो ध्यान से सुनना, देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी वही रहने वाली है सर, दूरी नहीं बदलेगी। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम दूरी निकाले तो क्या आ जाएगी सर, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से अगर हम दूरी की बात करें तो आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है, आपको पता है सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। और यहां से आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्पीड क्या निकाल के रखी है, x प्लस 6 इंटू टाइम कितना निकाल के रखा है सर, y माइनस 4। और खुद कॉमन सेंस से सोच के बताओ सर, दूरी तो बदलने वाली नहीं है, तो जो दूरी मेरी पुरानी दूरी थी वही दूरी तो इसके बराबर रहने वाली है, वो बदलेगी क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगी सर। जो मेरी पुरानी वाली दूरी थी इस कंडीशन में भी दूरी यही रहने वाली है और आगे भी दूरी यही रहने वाली है, तो दूरी हमेशा फिक्स है। तो इसी चीज को दिमाग लगाते हुए मैंने यहां से क्या किया, नई स्पीड और नई टाइम की मदद से अपना डिस्टेंस निकाला, और ये डिस्टेंस तो बदल रहा नहीं है सर, फिक्स है, यानी कि यही डिस्टेंस इस पुराने डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अब हम लिखेंगे, ध्यान से सुनना, यहां पे इस तरफ लिख देते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे सर देयरफॉर, क्या लिखेंगे यहां पे, देयरफॉर डिस्टेंस बराबर, देयरफॉर डिस्टेंस बराबर कितना आया है सर, x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4, ये आया है सर यहां पे। और आपकी पुरानी डिस्टेंस क्या थी सर, x इंटू वाई थी, यानी इसको यहां पे पुट कर दो, एक्स वाई बराबर x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4, क्योंकि मुझे पता है सर कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी नहीं बदल रही, दूरी वही रही है। तो जो दूरी यहां से निकल के आ रही है यही दूरी इस दूरी के बराबर रही होगी। तो यहां से सर मुझे अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गई है सर। इसको थोड़ा सा फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे सर, तो एक्स वाई बराबर यहां पे एक्स वाई बन जाएगा माइनस 4x प्लस यहां पे 6y माइनस 6 4 24 हो जाएगा सर। तो एक्स वाई से एक्स वाई गया, इस x और y वाले टर्म को इस तरह बुला लेते हैं सर। तो माइनस 4x इधर आके प्लस 4x बन जाएगा, प्लस 6y इधर आके माइनस 6y, इस तरफ माइनस 24। अब मुझे यहां पे क्लियर कट 2 कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा 2x माइनस 3y बराबर माइनस 24, और 2 12 जा 24 आता है। तो कुल मिला के सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ रही है सर मेरी, क्या आ रही है यहां से, 2x माइनस 3y बराबर माइनस 12। तो ये हमारी फर्स्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमारे सामने है सर, नोट डाउन करो इसको। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, कर लिया नोट डाउन। इस इक्वेशन को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं सर। तो इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर माइनस 12। अब आगे अगेन एक और इंफॉर्मेशन दे दी गई है, क्या इंफॉर्मेशन, अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अगर यहां पे सर अपने सेकंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात करें तो यहां क्या कहा जा रहा था, अब आपको कहा जा रहा था कि ट्रेन अगर अपनी नेचुरल स्पीड से, ट्रेन अगर अपनी फिक्स स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती है तो उस कंडीशन में ट्रेन को ये डिस्टेंस, ये स्टेशनों के बीच की दूरी ट्रैवल करने में नॉर्मल टाइम से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो अगेन अगर नई कंडीशन के हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि मेरी नई स्पीड क्या होगी तो क्या बता दोगे सर, नई कंडीशन के हिसाब से मेरी नई स्पीड हो जाएगी, मेरी ओरिजिनल फिक्स स्पीड क्या थी सर, x किलोमीटर पर आवर, अब वो 6 किलोमीटर धीमा चल रही है सर, यानी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर मेरी नई कंडीशन के हिसाब से स्पीड है। नई कंडीशन के हिसाब से मेरा नया शेड्यूल टाइम क्या है सर, जो उसको पुराना टाइम लग रहा था सर, जो उसको पुराना टाइम लग रहा था अब उसमें उसको 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अब उसमें उसको सर कितने लग रहे हैं, 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि y प्लस 6 आवर्स। तो नई कंडीशन के हिसाब से आपने ट्रेन की स्पीड और आपने शेड्यूल टाइम निकाल लिया, तो इसके हिसाब से डिस्टेंस क्या निकल के आएगा सर,
तो इसके हिसाब से आपका डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा अगेन स्पीड इंटू टाइम। स्पीड और टाइम की वैल्यू यहां पे पुट कर दो सर, तो कितनी है ये हो जाएगी x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6। कितनी हो गई सर? x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6। ये क्लियर है सभी को? और अगेन मुझे पता है सर, नई कंडीशन के हिसाब से भी दो स्टेशनों के बीच की दूरी सेम ही रहने वाली है, अगेन नहीं बदलेगी। और स्टेशनों के बीच की दूरी क्या थी सर? x इंटू वाई थी, यानी कि अगेन यहां से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर x इंटू वाई बराबर ही आपका ये डिस्टेंस होगा, यानी कि x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6। यहां से फिर से सॉल्व कर देंगे तो सेकेंड इक्वेशन निकल कर आ जाएगी सर। तो अपनी इक्वेशन निकालते हैं। तो ये यहां से आ रही है x इंटू वाई बराबर, यहां पे मल्टीप्लाई किया सर एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया सर। अब यहां पे माइनस 36 को इस तरफ भेज देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 6x माइनस 6y इधर आके प्लस 36। क्लियरली दिख रहा है, 6 कॉमन हो रहा है सर, कॉमन निकालेंगे। 6x माइनस वाई यहां पे 36, 6 6 36, तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ रही है सर x माइनस वाई बराबर 6। ये मेरी सेकेंड इंफॉर्मेशन से सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकल के आ गई। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो सवाल में कुल मिला के क्या किया ये मैं समझा दे रहा हूं, तो फिर से ध्यान से सुनना। इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत फेमस होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कंपटीशन में तो ये बहुत पूछा जाता है कि शुरुआत में आपको कह देगा कि एक ट्रेन है जो कि एक फिक्स स्पीड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक शेड्यूल टाइम में कवर करता है। अब वो ट्रेन को कभी स्लो कर देगा, कभी फास्ट कर देगा, और उसके लिए आपको शेड्यूल टाइम बता देगा। जैसे कि यहां किया कि एक बार उसने क्या किया, ट्रेन को तेज कर दिया और कह रहा है इसी स्टेशनों के बीच की दूरी अब उसको ट्रैवल करने में, ऑब्वियस सी बात है ट्रेन तेज हो गया है तो कम टाइम लगेगा। कितना कम टाइम लगेगा ये सवाल ने बता दिया। फिर अगेन कह रहा है कि अगर वो ट्रेन की स्पीड को धीमा कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है सर उसको ज्यादा टाइम लगेगा। कितना ज्यादा टाइम लगेगा वो बता दे रहा है। तो वहां से किस तरीके से आपको अप्रोच लेके आगे बढ़ना है, क्लियर हुआ सर? कि मुझे पता है वर्ड प्रॉब्लम में दो चीजें पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन बस एक चीज डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो दूसरी चीज क्या है सर, ये सवाल पढ़ के क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यहां से मुझे यह जरूर क्लियर है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो एक हिंट मिला मुझे कि दो चीजों के प्रोडक्ट के बराबर डिस्टेंस है। तो कहीं घुमा फिरा के सवाल मुझसे वही दो चीजें तो नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो दो चीजें निकल गई तो डिस्टेंस भी निकल जाएगा। वो दो चीजें क्या आ रही है सर, स्पीड और टाइम। और जब मैंने सवाल के लैंग्वेज से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे आया तो मुझे अंदाजा लग रहा है सर कि मुझसे स्पीड और टाइम ही इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो एक को मैंने x, एक को मैंने y प्रॉपर यूनिट के साथ माना सर। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर रखी, टाइम के यूनिट को घंटे रखे सर। अब अगर ये मेरा ट्रेन का फिक्स स्पीड और ये इसका शेड्यूल टाइम है, तो स्टेशनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी सर? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम किया, XY किलोमीटर आ गया सर। अब जो बाकी दो कंडीशन दी है ना, उसकी मदद से हमने वापस से डिस्टेंस निकाला। यानी अब मुझे कहा गया था कि ट्रेन जो है इतना फास्ट हो गई है, तो फास्ट होने के बाद अब उसकी नई स्पीड क्या है वो मैंने निकाला। तो अगर ट्रेन फास्ट हो गई है तो उसको टाइम भी कम लग रहा है। कितना कम टाइम लग रहा है अब उसको, वो हमने निकाल लिया। दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो अगेन मेरा डिस्टेंस निकल के आ गया दोनों स्टेशनों के बीच का। अब क्या ट्रेन तेज चले या स्लो चले, दो स्टेशनों के बीच की दूरी बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी सर, डेस्टिनेशन की तो दूरी सेम ही रहने वाली है। यानी कि ये जो मेरा पुराना डिस्टेंस का वैल्यू आया था सर, वो नए डिस्टेंस के वैल्यू के बराबर होगा। वहां से इक्वेट करके ये जो प्रोडक्ट वाला टर्म था सर, ये कैंसल आउट हो गया और पूरी इक्वेशन लीनियर बन गई। और यही कहानी सेकंड केस में भी हुई। सेकंड केस में मेरे ट्रेन की स्पीड को घटा दिया गया, तो ऑब्वियस ही बात है अब उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में मैंने नई स्पीड और अपना नया टाइम निकाला, प्रोडक्ट करके डिस्टेंस निकाला, और ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस तो बदल नहीं रहा है, तो जो पुरानी डिस्टेंस वही नई डिस्टेंस। अगेन ये मेरा जो प्रोडक्ट वाला टर्म था ये एलिमिनेट हो गया, पूरी इक्वेशन अगेन लीनियर आ गई। तो दो लीनियर इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई निकल जाएगा। एक्स और वाई निकल गया तो डिस्टेंस भी निकल जाएगा। समझ में आया सभी को कि सवाल कैसे पहचानना है, कौन सी वैरायटी है, और उसके बाद अप्रोच किस तरीके से लेना है। अब आगे आते हैं सर, अपनी इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनते जाना सर। यहां पे मेरी इक्वेशंस क्या क्या आ रही हैं? एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर माइनस 12, दूसरी इक्वेशन है सर x माइनस वाई बराबर 6। अब यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है सर कि इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट लगा लो। सब्स्टिट्यूशन से बनाना आपका होमवर्क रहा, मैं एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट से बनाता हूं। तो कैसे बनाऊंगा सर? या तो मैं अपने x को एलिमिनेट कर दूं या y को एलिमिनेट कर दूं।
किसको एलिमिनेट करूं, जिसको चाहो उसको कर दो, क्योंकि बड़ी आसानी से एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट लगा सकते हो। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x वाले टर्म के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए बड़ी आसानी से दिख रहा है, पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा x वाला टर्म सेम हो जाएगा, x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको y एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, इस वाली पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा। किसी एक का कर दो, मान लो मैं x को एलिमिनेट करता हूं सर, तो x को दोनों साइड क्या करूंगा, इस इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से दोनों साइड अगर मैं इसी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूं सर, तो मेरी इक्वेशन बन के आ रही है यहां से 2x माइनस 2y बराबर यहां से 12। अब सर क्या दिख रहा है, अगर मुझे अपने x वाले टर्म को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस बना, माइनस प्लस बना, उसके बाद प्लस माइनस बना सर। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ रहा है यहां से, प्लस 2x माइनस 2x खत्म, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y बराबर माइनस 12 माइनस 24, माइनस से माइनस गया सर, y की वैल्यू निकल के आ गई है 24। क्लियर है। और y आपने क्या माना था सर, तो आपने शेड्यूल्ड टाइम को y घंटे माना था, तो यहां से आपने अपना शेड्यूल्ड टाइम निकाल लिया। क्या आया है आपके ट्रेन का नॉर्मल टाइम, नॉर्मल फिक्स टाइम, शेड्यूल टाइम क्या आया है, तो आपके ट्रेन का नॉर्मल फिक्स शेड्यूल टाइम आया है सर 24 घंटे। कितने सर, 24 घंटे, यानी कुल मिला के एक दिन। अब क्या निकालेंगे सर, y निकल गया, x निकालेंगे। तो ये इक्वेशन वर्क करने के लिए ज्यादा सिंपल है, इसमें सिंपली y को पुट करके x निकाल लेते हैं सर। तो x कितना हो जाएगा यहां से 6 प्लस y हो जाएगा सर, y कितना निकाला है 24 पुट कर दो, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 24 कुल मिला के 30। तो आपने निकाल लिया सर x की वैल्यू 30। तो क्या यूनिट हो जाएगी सर, तो x आपने ट्रेन की स्पीड को माना था, तो ट्रेन की स्पीड आपने निकाल ली, ट्रेन की नेचुरल वाली फिक्स स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड आपने निकाल ली, कितनी आई है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे लिखोगे फिक्स स्पीड ऑफ ट्रेन, फिक्स्ड स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 30 kmph। ये दोनों चीजें आपने निकाल ली जो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालने के लिए जरूरी थी। अब मैं कह सकता हूं देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखो, या फिर लिख दो आप लेंथ ऑफ द जर्नी। सवाल ने लैंग्वेज में क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द जर्नी, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख दो, या फिर लेंथ ऑफ द जर्नी बराबर, या फिर लेंथ ऑफ जर्नी बराबर क्या हो जाएगा सर, तो लेंथ क्या मतलब होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दोनों आपने यहां पे निकाल लिया है सर, पुट करो। स्पीड कितनी निकाली 30 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना निकाला सर 24 घंटे। कुल मिला के यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 3 72, 720 किलोमीटर आ गई है सर आपकी लेंथ ऑफ जर्नी। फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो सवाल का फंडा क्लियर हुआ। तो देखो बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं क्रिएट होती है। अगर मैं बोर्ड प्रॉब्लम से हट के बात करूं ना, तो घुमा फिरा के ज्यादा से ज्यादा 5 टाइप के सवाल क्रिएट होते हैं, और पांचों टाइप के सवाल, 4-5 टाइप के सवाल क्रिएट होते हैं। सबका कंसेप्ट समझ लो तो आसानी से उस पे बेस्ड कोई भी सवाल आएगा तो बना लोगे। तो एक एक करके अलग अलग टाइप के सवाल की वैरायटी यहां पे देखते जा रहे हैं सर। कर लिया नोट डाउन। इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। और बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, हर क्लास वर्क के क्वेश्चन को अभी तो तुम बना ही रहे हो, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट होने के बाद वापस से एक बार सारे सवाल को एक साथ खुद से बनाओगे, अच्छे से रिवाइज करने के बाद और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। क्लियर है? कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है सर, तो ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। अब देखो यहां सवाल क्या है, पॉइंट A and B are 70 kilometers apart on a highway. A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two cars. कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? लगना चाहिए सर। इस टाइप के मीट वाला प्रॉब्लम ही हमारा सबसे पहला सवाल था। जो सबसे पहला सवाल किया वही ये मीट वाला प्रॉब्लम था। तो अगेन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सबसे ये बनना चाहिए। क्या कहा जा रहा है यहां पे सर? यहां मुझे कहा जा रहा है कि हमारे हाईवे पे 2 पॉइंट है जो कि 70 किलोमीटर अपार्ट है। क्लियर है? उसके बाद 2 कार इन दोनों पॉइंट पे खड़े हैं, दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं। अब 2 कंडीशन बन रही है। अगर दोनों कार एक ही दिशा में चलते हैं तो वो स्टार्ट होने के 7 घंटे के बाद कहीं आगे जाके मिलते हैं। और सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो मुझे दोनों कार की स्पीड बताओ। बिल्कुल सेम वैरायटी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, सबसे ये सवाल बनना चाहिए। सवाल फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर।
अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सर सवाल मुझे कह रहा है कि अब बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours. Also it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. अब यहां पे किसी को यह जज करने में दिक्कत हो रही है क्या कि यह एक बोट प्रॉब्लम है? क्लियरली दिख रहा है सर बोट प्रॉब्लम है। बोट वर्ड का इस्तेमाल है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का इस्तेमाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात की गई है, डाउन स्ट्रीम यूज हुआ है, अप स्ट्रीम यूज हुआ है। इतने शब्द मेरे लिए काफी होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ये एक बोट प्रॉब्लम है सर। और बोट प्रॉब्लम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में सीख कर आ रहे हैं। अब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, बोट प्रॉब्लम हो या ना हो, इतना जरूर मुझे पता है सर कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सवाल नॉर्मली मुझसे या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दो चीजें पूछता ही पूछता है और यही दो चीजें मेरा वेरिएबल बनती है। तो क्या यह चीज यहां पे भी हो रही है सर? बिल्कुल, बोट प्रॉब्लम में भी यह चीज होगी। अब सवाल की आखिरी वाली लाइन पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है सर कि यहां भी मुझसे दो चीजों की ही डिमांड है। क्या क्या पूछा जा रहा है सर? तो मुझे कहा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। अब सवाल की आखिरी लाइन मुझे पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि दो चीजें पूछी जा रही हैं। क्या क्या सर? सबसे पहले तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड बताओ और उसके बाद स्ट्रीम की स्पीड बताओ। ये दोनों चीजें मुझसे पूछी जा रही है और मुझे यह पता है सर कि जो दो चीजें मुझसे पूछी जाती है यही मेरा दो वेरिएबल बनती है। तो फटाक से इन दो चीजों को अपना वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं सर। तो क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं? सबसे पहले let the speed of boat in still water equal to x and speed of stream is equal to y। यानी कि मुझे पता है सर कि सवाल मुझसे जो दो चीजें पूछता है उसी को हम अपना वेरिएबल x और y अज्यूम करते हैं। तो रैंडमली एक को x बोल दिया, दूसरे को y। यूनिट इंपॉर्टेंट है सर। स्पीड की यूनिट क्या रखनी है? क्या सिखाया था सर? किलोमीटर पर आवर रखना है, सिखाया था मैंने आपको। तो दोनों स्पीड है सर किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है? अब देखो क्या अपस्ट्रीम में हो रहा है, क्या डाउनस्ट्रीम में हो रहा है, अभी उस पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना करने के बाद एटलीस्ट हम ये जरूर निकाल सकते हैं सर कि अगर मेरी बोट अपस्ट्रीम में चलेगी तब उसकी ओवरऑल स्पीड क्या होगी और अगर मेरी बोट डाउनस्ट्रीम में चलेगी तब उसकी ओवरऑल स्पीड क्या होगी। यह कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। तो यहां से बिना इंफॉर्मेशन पढ़े मैं एटलीस्ट ये तो जरूर बता सकता हूं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में मेरे बोट की ओवरऑल स्पीड क्या होगी सर इस कंडीशन के हिसाब से। तो आप तुरंत कह दोगे सर देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम बराबर स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम बराबर और यहां पे स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम बराबर स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम बराबर। यानी ये दो चीजें तो कंफर्म निकाल सकते हैं सर बिना आगे सवाल पढ़े। इतनी इंफॉर्मेशन से ये दो चीजें आ जाएंगी। मुझे पता है सर कि जब बोट डाउनस्ट्रीम चलती है तो बहाव के ही दिशा में चलती है, वाटर फ्लो के डायरेक्शन में ही हम चलते हैं। इसी वजह से हमारी ओवरऑल बोट की स्पीड बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है सर? तो जो मेरी बोट की स्पीड स्टिल वाटर में होती है इसमें आप वाटर करंट की स्पीड को जोड़ दो, पानी के फ्लो की स्पीड को जोड़ दो, स्ट्रीम के फ्लो की स्पीड को जोड़ दो, तो मुझे अपने डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। हमने देखा था सर कि मेरी जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है वो स्टिल वाटर की स्पीड से ज्यादा होती है सर। क्लियर है? तो क्या करते हैं, स्टिल वाटर की स्पीड में अपने वाटर फ्लो की स्पीड को जोड़ देते हैं। क्लियर? अगर कोई मुझसे पूछ देता सर अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, तो मुझे पता है सर अपस्ट्रीम चलने के लिए हम वाटर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। हम वाटर फ्लो के करंट फ्लो के उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करते हैं और चूंकि उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करते हैं तो मेहनत ज्यादा लगती है, बोट की ओवरऑल स्पीड घट जाती है सर। यानी कि स्टिल वाटर में एक्स थी लेकिन अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, स्टिल वाटर वाली स्पीड में आप स्ट्रीम की स्पीड को घटा दो तो अपस्ट्रीम वाली बोट की ओवरऑल स्पीड आ जाती है। ये हमने क्लियरली देखा था सर कि जब अपस्ट्रीम में चलते हैं तो वो वाटर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मेहनत भी ज्यादा लगती है और बोट की ओवरऑल स्पीड भी कम हो जाती है सर। कितनी कम हो जाती है?
तो स्टिल वाटर में जितनी स्पीड थी उसमें करंट की स्पीड को घटा दो तो बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में आ जाती है। और मुझे यह भी पता था कि अपस्ट्रीम की स्पीड मेरी स्टिल वाटर की स्पीड से कम होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड मेरी स्टिल वाटर की स्पीड से ज्यादा होती है। सर ये सारी चीजें ऑलरेडी हम देख कर आ रहे हैं, ऑलरेडी सीख कर आ रहे हैं। अगेन फिर से मेरे बोट की स्पीड की ही बात हुई है, तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी सर? अगेन स्पीड है तो इनकी यूनिट भी km पीच होगी सर, किलोमीटर पर आवर होगी सर। लिख लिया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां से एक देखो रफ अंदाजा मिला, जो कहूंगा ध्यान से सुनना। कोई भी बोट प्रॉब्लम मिले तो इतना कंफर्म है सर कि वहां पे बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कुछ अज्यूम करते हैं, उसके बाद स्ट्रीम की स्पीड कुछ अज्यूम करते हैं, और उस हिसाब से हम अपनी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड बना लेते हैं। यानी कि इतना तो ऑलमोस्ट हर बोट प्रॉब्लम में है, करते ही करते हैं सर। इतना तो ऑलमोस्ट हम हर बोट प्रॉब्लम में करते ही करते हैं सर। ये क्लियर हो गया। अब आगे की कहानी क्या है सर? अब आगे की कहानी के लिए, आगे के दो इक्वेशन के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन सवाल ने दिए। क्या क्या दिया सर? तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहां से लेके यहां तक दिख रही है सर। यहां क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। आपको कहा जा रहा है कि अब बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। आपको कहा जा रहा है सर कि एक नाव है वो अपस्ट्रीम में 32 किलोमीटर चलती है और वो डाउनस्ट्रीम में 36 किलोमीटर चलती है। और ये जो पूरी जर्नी हो रही है ना, ये जो पूरी जर्नी का क्या मतलब है? अपस्ट्रीम की जर्नी और उसके साथ साथ डाउनस्ट्रीम की जर्नी। ये जो टोटल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की मिलाकर जर्नी हो रही है, ये जो टोटल एक साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जर्नी हो रही है सर, ये पूरी जो जर्नी करने में बोट के ड्राइवर को टोटल 7 घंटे लगते हैं। तो आपको क्या कहा जा रहा है सर कि ये पूरी 32 किलोमीटर की अपस्ट्रीम की जर्नी और 36 किलोमीटर की डाउनस्ट्रीम की जर्नी करने में बोट को 7 घंटे लगते हैं। ये हमारी सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। अब इससे इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, ध्यान से सुनना। तो आपको क्या कहा जा रहा है सर, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लो मैं मान लेता हूं कि अपस्ट्रीम की जर्नी करने में मुझे जो टाइम लग रहा है सर वो टाइम टीयू है। मान लो मैंने मान लिया सर कि अपस्ट्रीम की जर्नी करने में जो मुझे टाइम लग रहा है वो टाइम टीयू है। इसी तरीके से डाउनस्ट्रीम की जर्नी करने में जो मुझे टाइम लग रहा है सर वो टाइम टीडी है। तो सवाल क्या कह रहा है? ओवरऑल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टोटल जर्नी मिलाकर आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है सर? तो अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम मिलाकर ही आपको 7 घंटे दिए हुए हैं। तो क्या यहां से इक्वेशन नहीं फ्रेम कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो फटाफट इक्वेशन फ्रेम करेंगे, तो ध्यान से सुनते जाना सर। टाइम बराबर क्या जानते हैं सर? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो दोनों के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। सबसे पहले अपस्ट्रीम की बात करते हैं। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है सर? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में मुझे लिखा है कि अपस्ट्रीम में 32 किलोमीटर की ट्रैवलिंग हो रही है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 32 डिवाइडेड बाय टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अपस्ट्रीम के लिए बोट की स्पीड क्या होती है सर? तो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है कि अपस्ट्रीम के लिए बोट की स्पीड होती है सर x माइनस वाई, मेंशन कर दिया सर। आगे प्लस इसी तरीके से डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है सर? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दिया है सर? तो 36 किलोमीटर की डाउनस्ट्रीम जर्नी है, तो डिस्टेंस हो गया सर 36 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या है सर? तो डाउनस्ट्रीम में हमारी बोट की स्पीड x प्लस वाई है सर। तो यहां से बराबर 7 लो आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फटाफट नोट डाउन करो सर। क्लियर है? यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमने अपने फर्स्ट इक्वेशन को फ्रेम कर लिया। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ऑल्सो। अब ऑल्सो देखो मुझे क्या दिया है। ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। यानी फिर से यहां पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की जर्नी हो रही है सर। कितनी कितनी जर्नी हो रही है? तो सवाल आपको कह रहा है कि आपका बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है, तो ये पूरी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जर्नी मिलाकर कंप्लीट करने में उसको टोटल 9 आवर्स लगते हैं। टोटल 9 घंटे लगते हैं सर। यानी कि पूरी के पूरी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जर्नी उसको कंप्लीट करने में टोटल 9 घंटे लगते हैं सर। तो फिर से क्या यहां से इक्वेशन फ्रेम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो मैं मान लेता हूं अगेन सेकेंड केस में अपस्ट्रीम की जर्नी करने में जो टाइम लग रहा है वो टीयू है, डाउनस्ट्रीम की जर्नी करने में जो टाइम लग रहा है वो टीडी। और सवाल आपको क्या कह रहा है कि यही पूरी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जर्नी करने में जो टाइम लग रहा है
यही टोटल टाइम किसके बराबर है सर? तो यही टोटल टाइम 9 घंटे के बराबर है। तो क्या अगेन इक्वेशन फ्रेम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब फिर से वही कहानी सर, अपस्ट्रीम का टाइम कितना आ जाएगा? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब सेकंड केस में अपस्ट्रीम में कितनी ट्रैवलिंग हो रही है सर? तो अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर की ट्रैवलिंग हो रही है। तो ऊपर डिस्टेंस क्या है सर? 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या है सर? तो अपस्ट्रीम में हमारी बोट की स्पीड x माइनस वाई होती है, लिख लिया। प्लस आगे डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है सर? तो टाइम अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डाउन स्ट्रीम के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो रही थी सर? तो डाउन स्ट्रीम के लिए 48 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा था सर। तो यहां पे हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा सर? डाउन स्ट्रीम के लिए बोट की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम के लिए बोट की स्पीड क्या है सर? x प्लस वाई है, लिख लिया, बराबर यहां पे कितना हो जाएगा सर? 9। लो बना ली हमने अपनी सेकंड इक्वेशन। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस जो कंसेप्ट सीखा है ना, उसी कंसेप्ट को अप्लाई किया है। और ये जो 1 2 3 4 लाइनें हैं ना, ये तो आप समझ लो बिल्कुल बेसिक ढल रहा है, हर बोर्ड प्रॉब्लम में होने ही वाला है। यानी ऑलमोस्ट हर बोर्ड प्रॉब्लम में कोई स्टिल वाटर में बोट की स्पीड की बात होती है, उसके बाद स्ट्रीम के स्पीड की बात होती है, और उसके मदद से हम अपने बोट के अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात कर सकते हैं। अब जो इक्वेशन इंफॉर्मेशन देता है, उस हिसाब से हम अपनी इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं सर। अब यहां पे क्या बचा है सर? सिंपल सी बात है, एक्स और वाई को दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल लेंगे तो मुझे अपनी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड निकलकर आ जाएगी। क्लियर है? पहले इतना नोट डाउन करो। दोनों इक्वेशन को एक साथ कर लेता हूं सर। तो ये वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या है सर? 32 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 36 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई बराबर यहां पे 7। तो ये दोनों इक्वेशन एक साथ रहने देते हैं, बाकी पूरी चीज को यहां पे रब कर देते हैं सर। अब मेरी बात फिर से यहां ध्यान से सुनना सर। तो कुल मिला के इस इक्वेशन को भी मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला इक्वेशन यहीं पे मैं बना लूंगा। क्या कह रहा था? 32, दूसरी वाली इक्वेशन बनानी है ना, पहली वाली तो लिखी हुई है। दूसरी वाली आपकी इक्वेशन हो जाएगी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी 48 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई बराबर कितना है सर? 9। ये बना ली सर सेकंड। क्लियर है? अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं सर फटाफट। तो क्या दिख रहा है? इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है। कैसे सॉल्व करते हैं सर? तो मुझे पता है कि जो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मुझे अपने डिनोमिनेटर में बार बार इस्तेमाल होता हुआ दिखता है, उसी को कोई और वेरिएबल मान लेते हैं ताकि दोनों इक्वेशन मेरी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। अभी लीनियर है क्या? अभी दोनों इक्वेशन लीनियर नहीं है सर। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि x और y से बनने वाले दो कॉम्बिनेशन दोनों इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, एक x प्लस वाई वाला टर्म, एक x माइनस वाई वाला टर्म। तो हमने क्या सीखा था सर? कि जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को हम अपना वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहां पे अज्यूम कर लेते हैं लेट, क्या अज्यूम करेंगे सर? लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, 1 बाई एक्स प्लस वाई को u मान लिया, एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी, 1 बाई एक्स माइनस वाई को v मान लिया सर। तो उस हिसाब से मेरी इक्वेशन दोनों क्या बन जाएगी सर? तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 40 इंटू 1, देखो ये क्या है? 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं सर 40 इंटू वी प्लस 48 इंटू यू बराबर 9। अब इस इक्वेशन को थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं कि u वाला टर्म पहले, v वाला टर्म बाद में। तो ये बन जाएगा सर 48u प्लस 40v इज इक्वल टू 9। तो ये हमने सर इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से अब उस इक्वेशन की बात करते हैं सर। तो वो वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी इस हिसाब से सर? तो ये बन जाएगी 32 इंटू वी, उसके बाद प्लस 36 इंटू यू बराबर 7। अगेन u को पहले v को बाद में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा सर 36u, उसके बाद प्लस 32v बराबर 7। ये आ गई सर हमारी सेकंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगेन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे अब आपका काम क्या बचा है सर? दो इक्वेशन आपके सामने है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएगी, अब आपको इनको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करोगे? तो दिख रहा है सर सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, बहुत मेहनत हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओगे तो भी बना सकते हो, लेकिन अगर 2021 के सिलेबस की बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ 2021 की बात कर रहा हूं, आगे वाले बैचेस के लिए नहीं। आगे वाले बैचेस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी लगा पाएंगे, सिर्फ 2021 के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज मत करना। आप इसको एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट की मदद से सॉल्व करोगे सर।
तो क्लियर है, यहां पे आपकी मर्जी होगी, आप u को एलिमिनेट करो या फिर v को एलिमिनेट करो, उसके लिए यहां पे आपको बकायदा एलसीएम लेके देखना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करके u और v निकालना है। u और v निकाल लोगे तो आपका x और y भी निकल कर आ जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि आपको क्या पता है सर, इस फॉर्मेट में जब हम u और v निकालते हैं तो उसके बाद x और y के टर्म में दो इक्वेशन आती है। अब उस दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब जाके मेरा x और y निकल कर आता है। अब देखो कैटेगरी नंबर 4 में ना बोर्ड प्रॉब्लम ज्यादा पूछा जाता है, उसका रीजन होता है। क्यों रीजन होता है उसको समझना। बोर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना बहुत आसान होता है, कहानी इसके बाद की होती है, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? अब सवाल ने एक ही सवाल के अंदर आपसे वर्ड प्रॉब्लम का भी कंसेप्ट पूछ दिया, आपसे स्पेशल टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का भी कंसेप्ट पूछ दिया, और उसमें भी ऐसा स्पेशल टाइप का इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है पहले आप सॉल्व करके यूवी निकालोगे, उस यूवी के मदद से एक्स और वाई के टर्म में दो इक्वेशन आएगी, अब उन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब एक्स और वाई निकल कर आएगा। तो यहां से अब आपका होमवर्क रहा, आपको फाइनल मुझे एक्स और वाई निकालना है, और आपका एक्स और वाई क्या हो जाएगा सर, तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है उसको आपने x किलोमीटर पर आवर माना है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है, जो वाटर फ्लो की स्पीड है, उसको आपने y किलोमीटर पर आवर माना है। तो ये सवाल आपसे सबसे आगे बनना चाहिए, ये होमवर्क सबसे बनना चाहिए सर। नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे नेक्स्ट सवाल सर, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर कि अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो एक बहुत शानदार लैंग्वेज के साथ पूछी गई है ये सवाल, और अगर आप लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान नहीं दोगे ना तो सवाल को बना नहीं पाओगे। अगेन सवाल पढ़ के क्लियर है सर, बोर्ड प्रॉब्लम है, सभी को क्लियर हो रहा है बोर्ड प्रॉब्लम है, होना चाहिए सर, क्योंकि यहां पे डाउनस्ट्रीम वर्ड मुझे दिख रहा है सर, आगे मुझे स्टिल वाटर में स्पीड पूछी जा रही है, करंट की स्पीड पूछी जा रही है, समझ में आ रहा है सर, बोर्ड प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या पता है सर कि वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा दो चीजें पूछी जाती हैं, और वो दो चीजें मुझे यहां पे दिख भी रही हैं, और हम अपनी इन्हीं दो चीजों को अपना वेरिएबल एक्स और वाई अज्यूम करते हैं। तो क्या क्या पूछा जा रहा है सर, उसको लिख लेते हैं यहां पे। तो मुझसे स्टिल वाटर में सेलर की स्पीड, तो कुल मिला के सेलर कहां होता है, बोट पे ही होता है ना, तो कुल मिला के स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ही आपसे पूछ रहा। तो यहां पे लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ सेलर, लेट द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू कुछ x मैंने मान लिया, एंड स्पीड ऑफ करंट, दूसरा क्या पूछा जा रहा है सर, स्पीड ऑफ करंट, एंड स्पीड ऑफ करंट यानी वाटर करंट की स्पीड, इसको मैंने क्या मान लिया सर, y मान लिया। यूनिट क्या रखनी है, दोनों स्पीड है सर, ऑब्वियसली है, यूनिट मेरा किलोमीटर पर आवर होगा, लिख लिया सर हमने। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, इतना करने के बाद सवाल भी नहीं पढ़ना है, और दो चीजों का कंसेप्ट आप जानते हो कि इस सेलर की स्पीड या फिर कह लो बोट की स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी, बोट की स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होगी, फटाफट उसको भी लिख लो सर। तो यहां पे लिखोगे आप देयरफॉर स्पीड ऑफ सेलर, देयरफॉर स्पीड ऑफ सेलर, क्योंकि लैंग्वेज इस तरीके से दी गई है कि बार बार सेलर सेलर की चर्चा हो रही है, इसी वजह से मैं बोट ना बोल के सेलर सेलर बोल रहा हूं। सेलर होता कहां है सर, बोट पे ही होता है, तो आप बोट बोट लिख के भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करते हुए मैं सेलर सेलर वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लियर है। तो स्पीड ऑफ सेलर इन डाउनस्ट्रीम बराबर स्पीड ऑफ सेलर इन डाउनस्ट्रीम बराबर, इसी तरीके से स्पीड ऑफ सेलर इन अपस्ट्रीम बराबर स्पीड ऑफ सेलर इन अपस्ट्रीम बराबर। लिख सकते हैं क्या दोनों? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मुझे पता है सर कि डाउनस्ट्रीम में स्टिल वाटर के मुकाबले स्पीड बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, तो स्टिल वाटर की स्पीड में वाटर करंट की स्पीड को ऐड कर दोगे सर तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। और मुझे यह भी पता है सर कि अपस्ट्रीम में मेरी बोट की स्पीड घट जाती है, कितनी घट जाती है, तो स्टिल वाटर की स्पीड में वाटर करंट की स्पीड को घटा दोगे सर तो आपको अपनी अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों भी स्पीड ही है सर, तो इसकी यूनिट भी किलोमीटर पर आवर भी होनी है, इसकी यूनिट भी सर किलोमीटर पर आवर ही होनी है। यहां तक समझ में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां जो सवाल कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से। इसको थोड़ा सा मैं आपको साइड में डायग्रामेटिकली बताऊंगा ताकि क्लियर हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है सर, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर दो इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, कैसे उसी को समझना है। आपको कहा गया है कि सेलर 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 40 मिनट में। क्या कहा गया है सर
कि सेलर 40 मिनट में 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो मान लो ये आपकी नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो सेलर भी इसी तरफ जा रहा है सर। और आपको क्या लिखा हुआ है कि वो जो 8 किलोमीटर की जर्नी डाउन स्ट्रीम में सेलर ट्रैवल कर रहा है, वो जो 8 किलोमीटर की जर्नी सेलर डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है सर, उसके लिए उसको 40 मिनट लग रहे हैं। यही यहां कहा जा रहा है। अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा है, एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको सवाल आगे कह रहा है कि वो 1 घंटे में रिटर्न कर रहा है। अब कहीं पे भी अपस्ट्रीम की बात नहीं हुई है, लेकिन अपस्ट्रीम की बात यहां पे छिपी हुई है। कैसे? कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करो सर। जब वो सेलर डाउन स्ट्रीम में इस तरीके से आगे जा रहा था, तो यहां से जब इस तरफ सेलर जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम वाली जर्नी हो रही है सर। तो अब जब वो रिटर्न करेगा सर, तो वो किधर चलेगा? ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब वो यहां पहुंचने के बाद वापस से रिटर्न जर्नी ले रहा है, तो रिटर्न जर्नी लेने के लिए बोट किधर चलेगी सर? बोट इस तरफ चलेगी। लेकिन नदी अभी भी किधर बह रही है सर? नदी अभी भी इधर ही बह रही है। नदी का बहाव बदल गया है क्या? उसी नदी में ये सेलर ट्रैवल कर रहा है। तो जब डाउनस्ट्रीम में जा रहा था तो मैंने क्या मान लिया कि नदी इस तरफ बह रही है और सेलर भी डाउनस्ट्रीम के लिए इसी तरफ जा रहा है। लेकिन जब वो रिटर्न करेगा सर, तो अपस्ट्रीम की कंडीशन बन जा रही है। सवाल ने डायरेक्टली नहीं बताया अपस्ट्रीम है, लेकिन दिख रहा है अपस्ट्रीम की कंडीशन बन जा रही है। क्यों दिख रहा है सर? क्योंकि आपको पता है कि जब वो रिटर्न करेगा तो इस तरफ चलेगा, तो बोट इस तरफ चल रही है, लेकिन पानी तो अभी भी इधर ही बह रहा है सर। तो सेकंड कंडीशन इनडायरेक्टली आपको दिया गया है, अपस्ट्रीम की कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन के लिए भी डिस्टेंस क्या होगी? तो तुरंत कहोगे सर सेकंड कंडीशन में भी मेरा जो सेलर है वो 8 किलोमीटर ही चलेगा। सेकंड कंडीशन में भी मेरा सेलर 8 किलोमीटर ही चलेगा। तो अगेन ये इंफॉर्मेशन भी यहां हिडन है सर, कि अपस्ट्रीम में अगेन आपका सेलर 8 किलोमीटर ही चल रहा है और उस डिस्टेंस को वो 1 घंटे में कवर कर ले रहा है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। तो अब अपने इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के बाद अपने इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो उस डायग्राम को नोट डाउन करना और जो समझाया याद रखना, क्योंकि अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम की बात को इस तरीके से छिपा के भी आपको बताया जा सकता है कि ऐसा बोल देगा रिटर्न जर्नी कह के। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सोचना है कॉमन सेंस से कि अच्छा ऐसे चल रहा था डाउनस्ट्रीम में, तो जब रिटर्न जर्नी करेगा तो ऑब्वियस ही बात है उल्टा चलेगा। अब नदी तो अभी भी इधर ही बह रही है, ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए नदी ने अपना बहाव बदल लिया। नदी तो अभी भी इधर ही बह रही है सर। तो जब वो अब इस तरफ चलेगा तो अपस्ट्रीम की कंडीशन बन जाएगी। कितना चलेगा? तो अभी भी वो 8 किलोमीटर ही चलेगा सर। ऑब्वियस सी बात है, ये उसके जर्नी के बीच का डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है। तो जब वो डाउनस्ट्रीम जाए या फिर अपस्ट्रीम जाए, दोनों ही कंडीशन में वो 8 किलोमीटर ही चलेगा सर। तो यहां से हमने पता कर लिया कि अपस्ट्रीम की कंडीशन यहां पे छिपी हुई थी सर। अब आगे बात करते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया है कि सेलर गोज डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स। 40 मिनट में वो डाउनस्ट्रीम जाता है। क्लियर है? कितना डिस्टेंस सर? 8 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं डिस्टेंस का सर? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो बड़े ध्यान से सुनना, इस फर्स्ट कंडीशन डाउनस्ट्रीम वाली कंडीशन को यहां पे अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया सर? तो आपको डिस्टेंस बता दिया है कितना जर्नी में वो ट्रैवल कर रहा है। वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सर। तो 8 किलोमीटर बराबर यहां पे स्पीड। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, सबसे पहले वो डाउन स्ट्रीम चल रहा है सर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? स्पीड ऑफ सेलर क्या होती है सर? x प्लस वाई होती है। आगे इनटू टाइम। अब कितना टाइम लगा रहा था सर वो डाउन स्ट्रीम जाने में? तो यहां सवाल ने आपको अलग से बता दिया है कि वो डाउन स्ट्रीम जाने में 40 मिनट लगा रहा था। तो इनटू 40। क्लियर है? अब ये इक्वेशन में थोड़ी सी गलती है, सभी को बताना है क्या गलती है। तो सभी का जवाब आना चाहिए सर कि आपने यूनिट वाली बात यहां पे रेस्पेक्ट नहीं की है। बहुत सही है कि आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में रखा है, बहुत सही है कि आपने अपनी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखा है, लेकिन आपने टाइम मिनट का मिनट ही लिख दिया सर। उसको आवर में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब लिखोगे। तो हमेशा यूनिट को रेस्पेक्ट करना। यहां पे मैंने देखा है यूनिट की वजह से बहुत स्टूडेंट सब कुछ सही बताने के बाद भी गलती कर जाते हैं। तो 40 मिनट को पहले घंटे में चेंज करो सर। तो मुझे पता है सर 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे सर। तो आपको 40 मिनट की कहानी पूछी जा रही है। तो 40 मिनट में सर 40/60 घंटे। कुल मिला के 0 से 0 गया सर। 2 2 4, 2 3 6, यानी कि 2/3 आवर। तो मैंने सर 40 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लिया। कितना आ रहा है सर? 2/3 आवर।
अब ये चीज यहां पे लिखो, क्लियर है? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना फटाफट नोट डाउन करो। अब देखो सर आगे, अब यहां पे जब हम इसको सर सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या दिख रहा है सर, इस 2 से 4 टाइम से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 तिया 12 हो गया, उस तरफ सर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई बराबर 12 आ गई सर हमारी फर्स्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से। फटाफट नोट डाउन करो। अब सेकंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो फिर से मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। अब आपने देख लिया है सर कि सेकंड इंफॉर्मेशन में अपस्ट्रीम की कहानी छिपी हुई है। अब अगेन डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, अभी भी 8 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है सर, तो डिस्टेंस बराबर अभी भी स्पीड इनटू टाइम है, तो अभी भी डिस्टेंस वो 8 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है बराबर। अब वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है सर, अप स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है। अप स्ट्रीम में सेलर की स्पीड, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी सर, तो ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी सर, ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, इनटू टाइम कितना लग रहा है अपस्ट्रीम में, 1 घंटा लग रहा है सर, इनटू 1 आवर, इनटू 1 आवर। क्लियर है? अब देखो यहां पे, अब यहां पे सिंपल कुछ नहीं करना है सर, यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख देंगे 8 बराबर, इनटू 1 का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, सिंपली 8 बराबर x माइनस वाई निकल के आ गया। आपने अपने सेकंड सिंप्लीफाइड इक्वेशन सेकंड इंफॉर्मेशन से निकाल ली। देखो एक बहुत शानदार सवाल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अपस्ट्रीम की बात को छिपा के यहां बोला जा रहा है, तो ये आपको कैसे टैकल करना है वो मैंने सिखाया है, इस बात को कभी मत भूलना। अब क्या बचा है सवाल में, कुछ नहीं बचा है, सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे। नहीं निकाल सकते क्या, यहां से आसानी से आप सॉल्व करके x और y निकाल सकते हो, यही से डायरेक्टली दिख रहा है सर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x बराबर 20 आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। x आपने किसको माना था, तो सेलर की स्पीड स्टिल वाटर में आपने x मानी थी, कितनी आ रही है सर, 10 आ रही है, तो आपने अपने सेलर की स्पीड, आपने अपने बोट की स्पीड स्टिल वाटर में निकाल ली, कितनी आई सर, 10 आई। इसी तरीके से किसी एक में पुट करके y निकाल लो, मान लो इसमें पुट करता हूं, तो y बराबर 12 माइनस एक्स, 12 माइनस 10 कितना आ गया, 2, तो आपने अपने स्पीड ऑफ करंट भी निकाल ली, कितना आया सर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो चीज मैंने मुंह जवानी की, ये आपको कॉपी पे सॉल्व करके करना है। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, एक बहुत तगड़ा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, लैंग्वेज वाइज बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, उसको हाईलाइट करके रखना। क्लियर है सर? अब यहां पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. अब यहां पे सवाल मुझे कह रहा है सर कि एक नाव है जो कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये कंबाइंड डिस्टेंस 10 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। आगे सवाल मुझे कहता है कि यही नाव 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये कंबाइंड डिस्टेंस 13 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। तो बताओ स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी और आपके स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपके साथ इस वैरायटी का सवाल डिस्कस किया है सर, तो सबसे ये सवाल बनना चाहिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, इसको नोट डाउन करो। क्लियर है? तो अगर आप सही सही सवाल को बना लोगे तो आपके बोट की स्पीड स्टिल वाटर में निकल कर आएगी 8 किलोमीटर पर आवर और आपके स्ट्रीम की स्पीड निकल कर आएगी सर 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। यहां पे ये रहा सर नेक्स्ट सवाल। यहां मुझे कहा जा रहा है कि आप बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। आगे it goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 6 hours 30 minutes. Find the speed of the boat in still water and also the speed of the stream. अब यहां पे सवाल मुझे कह रहा है सर कि एक नाव है जो कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये कंबाइंड डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6 घंटे लगा रही है। आगे सवाल कहता है सर कि यही नाव 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने में, इस कंबाइंड डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 घंटे 30 मिनट लगा रही है। तो बताओ स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी और आपके स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। अगेन बिल्कुल उसी सेम वैरायटी का सवाल, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, ये भी सबसे बनना चाहिए, इसको भी फटाफट नोट डाउन करो सर। तो अगर आप सही सही सवाल को यहां पे बना लोगे सर, तो आपके बोट की स्पीड स्टिल वाटर में निकल कर आएगी 10 किलोमीटर पर आवर और आपके स्ट्रीम की स्पीड निकल कर आएगी सर 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब यहां पे कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, आपको यहां पे एक टाइम कैसा दिख रहा है सर,
तो इस टाइम में आवर भी है, मिनट भी है। तो क्या सिखाया था, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चलना है। कहीं पे भी स्पीड दिखे हर चीज को किलोमीटर पर आवर में रहने दो, कहीं पे भी डिस्टेंस दिखे हर चीज को किलोमीटर में रहने दो, कहीं पे भी टाइम दिखे हर चीज को प्योरली आवर में रहने दो। तो क्या करोगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे, तब जाके टोटल में आवर में अपना टाइम निकालोगे। तो यहां पे मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के बाद आप अपना टोटल टाइम आवर में निकालोगे। तो इस छोटी सी चीज का यहां पे ध्यान रखना कि आवर में आपको काम करना है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोटिस की कि नहीं की, हमेशा याद रखना, कोई भी बोट एंड स्ट्रीम का सवाल होगा ना, तो फाइनल आंसर में आपके बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा आएगी ही आएगी। इस पॉइंट को कॉपी पे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है ना कि हड़बड़ी में जब हम अपना आंसर लिखते हैं तो बोट की स्पीड को स्ट्रीम स्पीड में लिख देते हैं, स्ट्रीम स्पीड को बोट स्पीड में लिख देते हैं। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने का क्या तरीका, हमेशा याद रखना, फाइनल आंसर में कंफर्म आपको दिखेगा ही दिखेगा कि बोट की स्पीड ज्यादा आती है, स्ट्रीम की स्पीड हमेशा कम आती है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे एक चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, इस लेक्चर में वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी नोट कर लेना कि कभी भी जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो हमेशा बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को घटाते हैं, कभी भी स्ट्रीम की स्पीड में बोट की स्पीड को नहीं घटाते। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि किसमें क्या घटाना है, थोड़ा क्लियर रहना। हमेशा बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को घटाओगे, कभी भी स्ट्रीम की स्पीड में बोट की स्पीड को नहीं घटाते। क्यों नहीं घटाते, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अपस्ट्रीम में चलना चाहते हो तो मान लो मैं एग्जांपल के लिए अज्यूम करता हूं कि मेरी नदी इस दिशा में चल रही है, तो अपस्ट्रीम चलने के लिए आपको इस दिशा में चलना पड़ेगा नाव से। तो अगर आप अपस्ट्रीम में चलना चाहते हो तो नदी की दिशा की उल्टी दिशा में चलना चाहते हो, तो अपस्ट्रीम में चलने के लिए आपकी स्पीड नदी की स्पीड से ज्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर नदी की स्पीड से आपकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो नदी आपको बहा के ले जाएगा। तो हमेशा याद रखना, बराबर होने से भी काम नहीं चलेगा, नदी के स्पीड से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, तभी आप अपस्ट्रीम में आगे बढ़ पाओगे। तो इसी वजह से ये करते हैं, इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो ये जो दोनों छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बोट एंड स्ट्रीम के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना। क्या क्या ध्यान में रखोगे सर, कि किसमें क्या घटाते हैं, और उसके बाद हमेशा आपके आंसर में बोट की स्पीड ज्यादा आती है, स्ट्रीम की स्पीड हमेशा कम आती है। इतना क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। तो ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन सबसे सॉल्व होने चाहिए। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या है। अब ये रहा सर ये नेक्स्ट सवाल, और ये जो सवाल है ना नेक्स्ट, ये आपका बहुत ही शानदार सवाल है। ये सवाल आपके एग्जाम्पलर का सवाल है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्यों मैं कहता हूं कि एग्जाम्पलर को बिल्कुल लास्ट में बनाना, या फिर आपको अलग से एग्जाम्पलर बनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लेता हूं तो वहां पे मैं लास्ट की तरफ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेता हूं। अब जैसे ये सवाल देखो, सवाल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दिया गया है, लेकिन इस सवाल में 2 वेरिएबल लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, एक वेरिएबल से ही ये सवाल बन जाएगा। कैसे, देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से चीजों को समझना। सर सवाल यहां पे कह रहा है कि अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स thrice as much time in going 40 kilometer upstream as in going the same direction downstream. Find the speed of the stream. अब देखो यहां पे लास्ट में सवाल मुझसे बस एक चीज पूछ रहा है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है, बस एक ही चीज पूछ रहा है सर। और यहां पे मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा बोर्ड प्रॉब्लम है तो 2 वेरिएबल वाला सवाल होगा, यानी कि 2 चीजें मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछी जानी है, ये मुझे लगेगा सर। लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना सर। सवाल ऑलरेडी आपको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड बता दे रहा है, और अभी तक तुमने जितने भी बोट एंड स्ट्रीम के सवाल बनाए वहां पे आप यूजुअली बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कोई वेरिएबल अज्यूम करते हो और अपने स्ट्रीम की स्पीड को कोई वेरिएबल अज्यूम करते हो, यही करते हो ना। नॉर्मली जब आप बनाते हो तो स्टिल वाटर में अपने बोट की स्पीड को कुछ अज्यूम करते हो और स्ट्रीम के स्पीड को कुछ अज्यूम करते हो, लेकिन यहां पे डायरेक्टली आपको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है दे दी गई है। क्या दे दी गई है? तो आपको कहा गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू आपका कितना है सर, 5 किलोमीटर पर आवर है। यह सवाल ने आपको पहले से बता दिया। अब देखो सवाल आगे क्या इंटरेस्टिंग कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है कि टेक्स
thrice as much time in going 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। अब यहां पे आपको कहा जा रहा है सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ध्यान से सुनना कैसे कंसेप्ट देखो इस्तेमाल होता है कि हमेशा डाउनस्ट्रीम हम कम टाइम में पहुंच जाते हैं, अपस्ट्रीम जाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम लगता है। क्यों ऐसा होता है सर? क्योंकि डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है तो कम टाइम में हमारा काम हो जाता है, कम टाइम में हमारी ट्रैवलिंग हो जाती है, जबकि अपस्ट्रीम में मेरे ओवरऑल बोट की स्पीड कम हो जाती है। इसी वजह से मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर है? तो यहां क्या कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर मैं अपस्ट्रीम भी जाता हूं, 40 किलोमीटर मैं डाउनस्ट्रीम भी जाता हूं, और दोनों जाने में जो टाइम है सर, मान लो मैं अपस्ट्रीम वाले टाइम को टीयू कह देता हूं, मैं डाउनस्ट्रीम वाले टाइम को टीडी कह देता हूं। तो सवाल आगे आपको कह रहा है सर कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है ना, वो डाउनस्ट्रीम वाले टाइम का 3 गुना है। क्या कह रहा है सवाल आपको कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में वो जो टाइम लग रहा है सर, वो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम का 3 गुना है सर। ये सवाल आपको कह रहा है। तो क्लियरली मुझे पता भी है सर कि अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगता है, और ये मुझे इक्वेशन में दिख भी रहा है। तो सवाल ने आगे आपको क्या कहा है सर इंफॉर्मेशन में कि अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम का 3 गुना है सर। और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। कितनी डिस्टेंस सर? तो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियर है? ये मुझे यहां पे सवाल ने बता दिया है। अब देखो, अब मुझे बहुत अच्छे से पता है सर, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करने के लिए मुझे 2 चीज की जरूरत होती है। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड की, जो सवाल ने पहले से दे दिया, और दूसरी चीज क्या होती है सर? स्ट्रीम स्पीड की जरूरत होती है कि आखिर मेरे वाटर करंट की क्या स्पीड है। अब ये तो सवाल ने बताया नहीं है सर, और चूंकि मुझे सवाल ने ये बताया नहीं है तो मान लो इसको मैं कोई वेरिएबल एक्स मान लेता हूं, या आपकी मर्जी है, जो आपकी आदत है। आप यूजुअली बोट की स्पीड को एक्स मान के चलते हो, स्ट्रीम की स्पीड को वाई मान लेते हो, तो मैं इसको वाई ही मान लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है? तो यूजुअली जब सवाल बनाते थे सर, तो ये दोनों चीजें नहीं दी जाती थी। यहां पे मुझे एक चीज बता दी गई है, दूसरी चीज पूछी जा रही है। तो जो सीखा है फटाफट अप्लाई करो, देखो सवाल बन जाएगा यहां पे। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि डाउनस्ट्रीम की बोट की स्पीड क्या होगी, तो क्या जवाब दोगे सर? तो तुरंत जवाब दोगे सर, डाउनस्ट्रीम के लिए मैं स्टिल वाटर वाली अपनी बोट की स्पीड में अपने स्ट्रीम स्पीड को ऐड कर देता हूं सर। और अपस्ट्रीम के लिए क्या जवाब दोगे सर? तो कहोगे अपस्ट्रीम में मुझे पता है कि मैं अपने स्टिल वाटर वाली बोट की स्पीड में अपने करंट की स्पीड को, अपने स्ट्रीम के स्पीड को घटा देता हूं सर, तब जाके मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। अब आपको यह पता चल गया है तो आप बस बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि निकालना क्या है, कुल मिला के बस मुझे अपने स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है जिसको आपने वाई माना है। अब आपको क्या यहां पे 2 वेरिएबल की जरूरत लग रही है? क्या यहां पे दिख रहा है 2 वेरिएबल की जरूरत है? सर नहीं दिख रहा है। कहोगे सर कैसे समझेंगे? तो नॉर्मली बोट एंड स्ट्रीम के सवाल में क्या देखा कि स्टिल वाटर को कुछ मानते हैं सर, स्टिल वाटर वाले स्पीड को कुछ मानते हैं, स्ट्रीम के स्पीड को कुछ मानते हैं। चलो ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड नहीं दे दी गई है, वही मान लिया, लेकिन स्टिल वाटर वाली स्पीड तो आपको दे दी गई है ना, तो स्टिल वाटर वाली स्पीड तो ऑलरेडी दे दी गई है। तो यहां से अंदाजा लग रहा है सर 2 वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं है, एक वेरिएबल से ही मेरा काम हो जाएगा। और मैंने एक वेरिएबल से देखो अपनी इक्वेशन कैसे बनाई, ध्यान से सुनना। तो आपको कहा गया था कि अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है वो डाउनस्ट्रीम वाले टाइम का 3 गुना है। टाइम क्या होता है सर? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब अपस्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा सर? तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है सर? 40 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड क्या है सर? तो अपस्ट्रीम स्पीड मैंने निकाल ली है 5 - y है, बराबर इस तरफ 3 इंटू डाउनस्ट्रीम टाइम, टाइम अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है सर? तो अपस्ट्रीम की बात करो या डाउनस्ट्रीम की, डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस अभी भी 40 है सर, डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है सर? तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 + y निकाल के रख ली है, लिख लिया सर। अब ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। तो सिंपली दिख रहा है सर, एक इक्वेशन है, बस एक अननोन है y। क्या आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते? फटाक से सॉल्व करते हैं सर। क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? तो दिख रहा है सर इस 40 से ये 40 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन बन के यहां से तैयार हो जाएगी सर, 5 + y बराबर 3 × 5 - y। सॉल्व करेंगे तो 5 + y बराबर 15 - 3y। अब 3y को इधर बुला लेते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा सर 3y इधर आके
प्लस 3y प्लस वाई, 4y बराबर 15 माइनस 5 यानी कि 10, y बराबर 10/4 यानी कुल मिला के 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपने अपने स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली, कितनी निकाली सर? 2.5 किलोमीटर पर आवर। देख लो, वेरीफाई कर लो आंसर। तो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कि दो वेरिएबल वाले चैप्टर में दिया है, लेकिन यहां पे दो वेरिएबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे समझा सर? तो यूजुअली जब बोर्ड प्रॉब्लम बनाते थे तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए मुझे दो चीजें माननी पड़ती थी, स्टिल वाटर में बोर्ड की स्पीड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब यहां सवाल ने ऑलरेडी एक चीज प्रोवाइड कर दी है, तो इतना समझ में आ रहा है एक चीज नहीं पता, उसको कोई वेरिएबल मान लिया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज सर, क्या सवाल ने बस मुझे एक ही इंफॉर्मेशन दी है, सवाल ने बस मुझे कुल मिला के एक ही इंफॉर्मेशन दी है सर, इससे ज्यादा नहीं दी है। तो इससे भी थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि चूंकि बस एक इंफॉर्मेशन है और उस एक इंफॉर्मेशन में ऐसा भी नहीं है कि दो इंफॉर्मेशन छिपी हुई है सर, वो पूरी कुल मिला के एक ही इंफॉर्मेशन है। तो एक इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन आएगी, तो इससे भी थोड़ा सा अंदाजा लगता है सर एक वेरिएबल वाला सवाल है। तो यहां पे दो वेरिएबल का कोई फंडा लेने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे एक वेरिएबल से भी सवाल बन गया। तो हो सकता है कि थोड़ा सा टफ पेपर आ जाए तो आपके एग्जाम्पलर से आपके 2 नंबर में या 3 नंबर में यह सवाल उठकर आ जाए। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, कैसे सॉल्व करना है नोट डाउन करो सर। क्लियर? यहां तक चीजें समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे। तो जितनी चीजें सिखाते जा रहा हूं, सीखते जाना और खुद से प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस नहीं करोगे आगे जाके भूल जाओगे सर। ये सवाल देखते हैं क्या है। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 hours. It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and speed of the stream. Again, ये भी पढ़ाई भी वैरायटी का सवाल है सर, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा, सबसे बनना चाहिए। यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है सर, यहां पे आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन और सेकेंड इंफॉर्मेशन दोनों के लिए टाइम एक है। पहली इंफॉर्मेशन में जैसी कहानी बनाई वहां पे कहा गया है कि ये पूरी चीज 8 घंटे में हो रही है, और सेकेंड इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि अगेन ये वाली पूरी चीज सेम टाइम में हो रही है, यानी यहां पे भी 8 घंटे ही लग रहे हैं। तो सभी से ये होमवर्क क्वेश्चन बनना चाहिए। तो सही बनाओगे तो आपके स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आएगी 6 किलोमीटर पर आवर और आपके स्ट्रीम की स्पीड आएगी सर 2 किलोमीटर पर आवर। कैसे पहचान लिया सर? आपने यहां पे बोट और स्ट्रीम तो लिखा ही नहीं है, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो हमेशा जो बड़ी वाली स्पीड होती है वो आपके बोट की स्पीड होती है, जो छोटी वाली स्पीड होती है वो स्ट्रीम की स्पीड होती है। नोट डाउन करो सर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है सवाल? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सर। तो अगेन कहानी बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं सर? कि दिख रहा बोर्ड प्रॉब्लम है, और बोर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि सवाल लास्ट में मुझसे दो चीजें पूछता है, और नॉर्मली जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं? स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पूछता है, स्ट्रीम की स्पीड पूछता है, एक को x मान लेते हैं दूसरे को y मान लेते हैं। और यहां पे भी ऐसा हो रहा है सर। यहां पे भी मुझसे क्या पूछी जा रही है कि बताओ उसकी स्पीड स्टिल वाटर में क्या है। तो घुमा फिरा के क्या पूछ रहा है? स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, और आगे स्पीड ऑफ करंट क्या है। मतलब जो दो चीजें जानते हैं सर वही दो चीजें मुझसे पूछी जा रही है। तो यहां पे किस तरीके से स्टार्ट लेंगे सर? तो यहां पे लिख लेते हैं लेट हर रोइंग स्पीड, लेट हर रोइंग स्पीड, लेट हर रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर is equal to x and speed of current is equal to y. अब चीज को थोड़ा समझना सर। आप तो कहते हो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड को x मानते हैं, आपने तो कुछ और ही लिख दिया उठ पटांग। भैया हमेशा सवाल के लैंग्वेज को थोड़ा प्रोसेस करना सीखो, सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से काम करना सीखो। अब कंसेप्ट वही है, फंडा वही है कि हर बार आपके स्टिल वाटर में बोट की स्पीड की हम बात करते हैं, लेकिन इसी बात को घुमा फिरा के भी कहा जा सकता है। जैसा कि यहां सवाल के लैंग्वेज ने किया कि आपको घुमा फिरा के कह रहा है कि स्टिल वाटर में उसकी रोइंग स्पीड निकालो, स्टिल वाटर में नाव कितनी तेज वो चला रही है वो निकालो। तो घुमा फिरा के क्या पूछ रहा है? आपको यही तो पूछ रहा है कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी, यही पूछ रहा है घुमा फिरा के। तो सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से इस चीज को मैंने लिखा कि लेट हर रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर बी x। मतलब क्या है कि मैं यहां पे अपने स्टिल वाटर में बोट की स्पीड की ही बात कर रहा हूं।
अब यूनिट क्या हो जाएगी सर? तो यूनिट हमें पता है किलोमीटर पर आवर में काम करते हैं। किस में काम करते हैं सर? किलोमीटर पर आवर में काम करते हैं। अब देखो सवाल मुझे क्या कह रहा है, तो इतना करने के बाद एटलीस्ट मुझे अपनी अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालना आता है। यानी अभी पूरा सवाल पढ़ा भी नहीं है सर, और अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड के बारे में बात कर सकते हैं। क्या क्या निकल के आ जाएगी? अब मेरे साथ साथ आपका भी सोल्यूशन बनना चाहिए सर, साथ साथ बनाओ। तो तुरंत कहोगे सर आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी स्टिल वाटर वाली जो बोट की स्पीड है उसमें वाटर करंट की स्पीड को ऐड कर दो, आपकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी स्टिल वाटर वाली जो बोट की स्पीड है इसमें करंट की स्पीड को घटा दो। यूनिट क्या हो जाएगा? अभी भी दोनों स्पीड है सर, यूनिट किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है सर? तो सबसे पहले सवाल आपको कह रहा है कि ऋतु को डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगते हैं। ऋतु को डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगते हैं। तो हम क्या जानते हैं सर? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही जानते हैं। कितना चल रही है ऋतु सर? 20 किलोमीटर चल रही है। इसको चलने में कितना टाइम जा रहा है सर? 2 घंटे जा रहे हैं। अब स्पीड क्या हो जाएगी सर? तो इस सिचुएशन में वो डाउनस्ट्रीम चल रही है, और डाउनस्ट्रीम के लिए हमारे बोट की ओवरऑल स्पीड क्या मानते हैं सर? तो इस सिचुएशन के हिसाब से x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर सर। तो यहां से क्या हो जाएगा सर? ये 2 से 10 टाइम्स कटा, तो मेरे पास अपनी पहली इक्वेशन बन के आ रही है x प्लस वाई बराबर यहां पे 10। लो सर, बना ली अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड इंफॉर्मेशन यहां आगे दी गई है। क्या दिया गया है सर? कि ऋतु को ही अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगते हैं। कितने सर? अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगते हैं। यानी कि यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी सर? तो अगर अप स्ट्रीम के लिए बात करें यहां पे, तो आपको कहा जा रहा है अगेन डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो अप स्ट्रीम में कितना चल रही है सर? 4 किलोमीटर बराबर यहां पे अप स्ट्रीम के लिए बोट की स्पीड क्या मानते हैं सर? तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर इंटू यहां पे टाइम क्या हो जाएगा सर? तो कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे, तो 2 आवर्स। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब पहली बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना तो यूनिट के साथ सब्स्टिट्यूट करना, उसके बाद जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे ना तो यूनिट हटा देना। यह बात याद रखना। क्या मैंने कहा? जब पहली बार वैल्यूज रखते हो सर तो यूनिट के साथ सब्स्टिट्यूट करना, उसके बाद नीचे में आप यूनिट एलिमिनेट कर देना, नीचे वाली इक्वेशन में यूनिट हटा देना। तो यहां से क्या दिख रहा है सर? इस 2 से 2 टाइम्स 4 कट जाएगा, तो मेरी सेकेंड इक्वेशन भी आ गई है x माइनस वाई बराबर यहां पे 2। तो यह आ गई सर हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। यहीं पे दिख रहा है सर, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा। 2x बराबर 12, x बराबर 6। x क्या माना था? स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर सर, और वाटर करंट की स्पीड क्या आ जाएगी सर? y से निकलेगी। कैसे? इस इक्वेशन में x को पुट कर देता हूं, y बराबर 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स 4, वाटर करंट की स्पीड आ गई 4। जो चीज मैंने मुंह जवानी की है यह आपको कॉपी पे अच्छे से प्रॉपरली आंसर को प्रेजेंट करके करना है। नोट डाउन करो सर, तो प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करना कॉपी पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर, कुछ बचा है क्या या खत्म हो गया? सर ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है? अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. अब कहने के लिए तो ये भी मैं होमवर्क देना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, तो इस सवाल को यहां पे देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनना सर। अगेन क्या दिख रहा है सर? बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम है और सिंपल वाली वैरायटी है। इस वैरायटी को बहुत अच्छे से टैकल करना जानते हैं। मुझे पता है सर कि यूजुअली मुझसे अपनी 2 चीजें पूछी जाती हैं जिसको अपना वेरिएबल मानते हैं। क्या क्या पूछा जाता है सर? तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, वाटर करंट की स्पीड। तो फटाक से इस चीज को यहां पे पहले ही लिख लेते हैं सर कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू वाई। यूनिट क्या रखेंगे सर? स्पीड की बात कर रहे हैं तो यूनिट हमेशा किलोमीटर पर आवर की रखेंगे। रख ली सर। अब बिना सवाल पढ़े अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड के बारे में बात कर सकते हैं। क्या सर? यहां पे लिखेंगे देयरफॉर अपस्ट्रीम स्पीड बराबर क्या जानते हैं सर? तो अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, यह बन जाएगी सर x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी सर? तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बराबर यहां पे सर स्पीड तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये x प्लस वाई।
अगेन स्पीड की कहानी चल रही है, यूनिट क्या होगी सर, किलोमीटर पर आवर, kmph, किलोमीटर पर आवर kmph। अब ध्यान से सुनना, किलोमीटर पर आवर को तुम kmph भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसी चीज को किलोमीटर पर आवर इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको भी नोट कर लो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों सही नोटेशन है। अब आगे सर आ जाते हैं मुद्दे पे। अब मुझे यह भी पता है सर, दो इक्वेशन बनाने के लिए सवाल मुझे दो इंफॉर्मेशन देगा और मुझे दिख रहा है। सबसे पहले सवाल ने कहा कि आपकी जो मोटर बोट है, मोटर वाली नाव है, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और 28 किलोमीटर का डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलाकर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको 7 घंटे लगते हैं। कितने सर, 7 घंटे। यानी कि अगर मैं मान लूं कि आपकी जो मोटर बोट है सर, वो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस टीयू टाइम में ट्रैवल करती है और वो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस टीडी टाइम में ट्रैवल करती है। मैंने क्या मान लिया सर, कि अपस्ट्रीम का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टीयू टाइम लग रहा है और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टीडी टाइम लग रहा है। तो सवाल कह रहा है आपको कि ये दोनों डिस्टेंस कंबाइंड हो, ये दोनों डिस्टेंस कंबाइंड हो 7 घंटे में ट्रैवल करती है मोटर बोट। क्लियर हो गया सर? तो क्या इक्वेशन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बनाओ सर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है सर, 30 किलोमीटर। तो 30 डिवाइडेड बाई अपस्ट्रीम की स्पीड क्या जानते हैं सर, x माइनस वाई, प्लस यहां पे डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है सर, 28 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या जानते हैं सर, x प्लस वाई, बराबर यहां पे 7। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गई सर। अब सेकंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। क्या है सर सेकंड इंफॉर्मेशन में, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कितना सर, 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। अब देखो यहां पे सिंपली आपको अपस्ट्रीम के बारे में बताया और आगे कह रहा है कि इट विल रिटर्न इन 5 आवर्स। डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड कुछ नहीं बोला। तो मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा डायग्राम का सहारा लो, क्योंकि ये रिटर्न वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है सर। अब सेकंड केस में यहां पे डायग्राम बनाओ तो सवाल आपको कह रहा है कि सर वो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करता है। क्लियर है, 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अगर वो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करेगा तो मान लो मैंने मान लिया कि इस तरफ मेरी नदी बह रही है और वो अपस्ट्रीम इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है सर, 21 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो यहां से इस तरफ जा रहा है जब वो अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है। अब आगे सवाल आपको कह रहा है सर कि वो रिटर्न कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो रिटर्न करेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो ऑब्वियस ही बात है सर, अभी जब वो अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है तो वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है। अब जब वो अपने डेस्टिनेशन से वापस रिटर्न करेगा तो वो ऐसे ट्रैवल करेगा। यानी कि अगर वो ऐसे ट्रैवल करेगा तो नदी के दिशा में ही ट्रैवल करेगा, और वो दिशा कौन सी होती है, डाउनस्ट्रीम की दिशा होती है। तो सवाल ने इनडायरेक्टली आपको डाउनस्ट्रीम के बारे में बताया है। कितनी डिस्टेंस सर, तो जितनी वो अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा था रिटर्न करते समय उतनी ही वो डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि 21 किलोमीटर सर। और ये पूरा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलाकर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो मिलाकर उसको ट्रैवल करने में सर 5 घंटे लग रहे हैं। यहां सवाल आपको कह रहा है सर कि 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम और उसके बाद डाउनस्ट्रीम, ये कंबाइंड डिस्टेंस जानने में उसको टोटल 5 घंटे लग रहे हैं। तो इक्वेशन नहीं बना सकते, बिल्कुल अब बना सकते हैं सर। यही इंटरेस्टिंग था इस सवाल में, जिस वजह से मैंने आपको डिस्कस किया, वरना ये सवाल भी मैं होमवर्क देता। अब देखो यहां पे, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी सर, फिर से अगेन अपस्ट्रीम वाला टाइम और डाउनस्ट्रीम वाला टाइम, यही दोनों टाइम मिलाकर सर कुल मिला के मेरे 5 घंटे हो रहे हैं, जैसा कि सवाल ने बताया है। अब अपस्ट्रीम वाला टाइम क्या हो जाएगा सर, तो वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 21 किलोमीटर। तो टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है सर, x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम में भी कितना डिस्टेंस है सर, तो रिटर्न जर्नी मार रहा है। तो जब रिटर्न जर्नी मारेगा तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सर। अभी भी डिस्टेंस 21 किलोमीटर है। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है सर, x प्लस वाई हो जाती है, बराबर इस तरफ 5। लो बन गई सर हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आपके सामने है, अगेन सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। तो यहां से सॉल्व करके आपके बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और करंट की स्पीड निकालना आपका होमवर्क रहेगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो सर। तो सही से निकालोगे तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आएगी 10 किलोमीटर पर आवर और आपके स्ट्रीम की स्पीड आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब यहां पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे सवाल मुझे कह रहा है कि अब्दुल ट्रैवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। इट टूक हिम 5 hours and 30 minutes। आगे, बट
if he travels 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and out of the taxi. अब सवाल पढ़ के सीधे समझ में आ रहा है सर कि ये मेरा बोट प्रॉब्लम तो नहीं है, नॉर्मल टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का प्रॉब्लम है। अब मुझे पता है सर कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम में नॉर्मली दो चीजें मुझसे पूछी जाती है, इन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल अज्यूम करते हैं, और सवाल पढ़ के मुझे पता भी लग रहा है सर कि दो चीजें मुझसे पूछी जा रही हैं। क्या क्या पूछा जा रहा है सर? तो सवाल पढ़ के मुझे दिख रहा है सर कि मुझे ट्रेन की स्पीड और टैक्सी की स्पीड पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे सर? यही से समझ में आ गया है कि एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। तो फटाफट इस स्टेप को लिख लेते हैं सर कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x एंड द स्पीड ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू y। अब ऑब्वियस सी बात है सर, स्पीड माना है तो यूनिट क्या हो जाएगी सर? किलोमीटर पर आवर, kmph लिख लिया सर। अब आगे मुझे पता है सवाल जरूर मुझे दो इंफॉर्मेशन देगा और उन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से अपना दो इक्वेशन फ्रेम करेंगे सर। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां से यहां तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन है सर, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन है। तो अपनी इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बना लेते हैं सर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि अब्दुल जो बंदा है वो ट्रेन से 300 किलोमीटर ट्रैवल करता है और टैक्सी से 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और ये पूरी जो जर्नी हो रही है, यानी ट्रेन की जर्नी और टैक्सी की जर्नी, दोनों की जर्नी मिलाकर उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है सर? तो दोनों की जर्नी मिलाकर उसको टोटल टाइम 5 घंटे 30 मिनट लग रहा है ट्रैवल करने में। यानी कि अगर वो अपनी ट्रेन की जर्नी और टैक्सी की जर्नी मिला दे, कंबाइन कर दे सर, तो उसको टोटल टाइम 5 घंटे 30 मिनट लग रहा है। इक्वेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं सर। कैसे? टोटल टाइम कितना लग रहा है सर उसको? तो मुझे बताया गया है कि उसको टोटल टाइम लग रहा है सर 5 घंटे 30 मिनट का। सभी को क्लियर है ये? अब ये टोटल टाइम बना कैसे है सर? तो जब वो टैक्सी से ट्रैवल कर रहा होगा तब उसको कुछ टाइम लगा होगा, जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होगा तब उसको कुछ टाइम लगा होगा सर। तो मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जब वो ट्रेन से ट्रैवल करता है तो उसका टाइम खर्च होता है T1। क्या मैंने मान लिया? जब वो ट्रेन से ट्रैवल करता है तो उसका टाइम खर्च होता है T1। जब वो टैक्सी से ट्रैवल करता है तब उसका टाइम खर्च होता है T2। तो कुल मिला के ये 5 घंटे 30 मिनट कहां से आया है सर? तो ट्रेन से ट्रैवल करने में जो उसको टाइम लगा और टैक्सी से ट्रैवल करने में जो टाइम लगा सर, यही सब मेरे 5 घंटे 30 मिनट के बराबर है। ये क्लियर हुआ क्या सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर कि ट्रेन में जितना टाइम जा रहा है, टैक्सी में जितना टाइम जा रहा है, यही टाइम कंबाइंड आपको दिया गया है 5 घंटे 30 मिनट सर। क्लियर है? अब आगे सर, अगर मैं यहां पे निकालूं कि ट्रेन में उसको कितना टाइम लग रहा है तो क्या बता दोगे सर? तो टाइम क्या होता है सर? हम जानते हैं कि हमारा टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो अगर ट्रेन के लिए बात करें तो ट्रेन के लिए डिस्टेंस क्या है सर? तो ट्रेन से वो 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड आपने क्या मानी है सर? तो x किलोमीटर पर आवर मानी है। इसी तरीके से टैक्सी के लिए अगर टाइम निकाले तो क्या हो जाएगा सर? टैक्सी के लिए डिस्टेंस क्या है सर? तो वो टैक्सी से 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, और टैक्सी की स्पीड क्या मानी है सर आपने? y मानी है सर। लो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सर। यहां पे आपको दिख रहा है कि मिनट भी है, तो क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल पूरी चीज को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? सिंपल है, 30 मिनट यानी कि हाफ आवर सीधे ध्यान में रहता है। तो कुल मिला के 5 प्लस हाफ आवर कितना हो जाएगा सर? 5 to the 10 1 11/2 आवर। यानी इस पूरी चीज को अगर मैं चाहूं सर तो सिंपली 11/2 लिख सकता हूं। बन गई सर हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नोट डाउन करो इसको। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे जाते हैं सर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है कि अगर वो 260 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और अगर वो टैक्सी से 240 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो पिछली जर्नी के मुकाबले उसको 6 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब अगर वो 260 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और 240 किलोमीटर टैक्सी से चलता है तो पिछली जर्नी के मुकाबले उसको 6 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो कैसी इक्वेशन बनेगी? ध्यान से सुनना। अगर सेकंड सिचुएशन के हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है तो क्या बता दोगे? तो सवाल ने बताया है सर कि अब उसको टोटल टाइम पिछली जर्नी के मुकाबले 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं।
पिछली जर्नी में कितना लग रहा था 5 घंटे 30 मिनट, अब 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो टोटल टाइम सेकंड केस में कितना आ गया सर 5 घंटे 36 मिनट। कितना आ गया सर 5 घंटे 36 मिनट। क्यों? सवाल ने कहा था कि सेकंड केस में उसको पिछली जर्नी के मुकाबले 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो पहले 5 घंटे 30 मिनट थे, इसमें 6 मिनट को जोड़ दो क्योंकि 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, बन गए 5 घंटे 36 मिनट। अगेन वही कहानी दोहरानी है सर कि मैंने अपने ट्रेन से ट्रैवल करने वाले टाइम को T1 माना है, टैक्सी से ट्रैवल करने वाले टाइम को T2 माना है, और कुल मिला के यही दोनों टाइम का जोड़ मेरा सर 5 घंटे 36 मिनट के बराबर है। क्लियर है सर? क्या इक्वेशन बनेगी? तो अब इस केस के हिसाब से ट्रेन में ट्रैवल किया गया टाइम क्या हो जाएगा सर? अगेन हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो ट्रेन की जर्नी के लिए डिस्टेंस कितनी है सर 260 किलोमीटर है, तो यह बन गया 260 डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड क्या मानी थी सर x, प्लस टैक्सी वाली जर्नी के लिए डिस्टेंस क्या है सर 240 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय टैक्सी वाली स्पीड क्या है सर y है, और यही पूरी चीज इसके बराबर है। तो अगेन क्या करना पड़ेगा, मिनट को आवर में कन्वर्ट करके पूरी चीज आवर में लिखनी पड़ेगी। तो 36 मिनट कितने आवर के बराबर होगा? तो ध्यान से सुनना सर, यहां से मुझे बहुत अच्छे से पता है, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कि सर 60 मिनट कुल मिला के मेरा 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट 1/60 घंटे हो गया सर। आपको 36 मिनट को कन्वर्ट करना है, 36 मिनट बराबर 1/60 इंटू 36 हो जाएगा सर, इतने घंटे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 6 6 जा 36, 6 10 जा 30, 6 10 जा 60, उसके बाद सर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कुल मिला के 3/5 आवर्स। कितना आ रहा है सर 3/5। तो ये तो 36 मिनट के लिए 3/5, और ये 5 घंटा पहले से है यानी कि +5। अब जाके ये पूरी चीज आवर में कन्वर्ट होके आ गई है सर। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 + 3/5 कितना हो जाएगा सर, यहीं पे सॉल्व कर लो, 5 5 25 + 3 28/5, ओवरऑल कितना हो गया सर 28/5 आवर्स। लो बन गई सर हमारी सेकंड इक्वेशन। अब अगेन क्या कहानी है सर, 2 इक्वेशन आपके सामने है, आपने इस टाइप को इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पता है, सॉल्व कर लोगे x और y आ जाएगा, x और y आ गया तो आपको अपने ट्रेन की स्पीड और टैक्सी की स्पीड निकल कर आ जाएगी। कायदे से मुझे तो यह सवाल आपको होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन चूंकि सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट था तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। फटाफट नोट डाउन करो और सभी को सॉल्व करके इसको x और y निकालना है। तो आज मैं ढेर सारे होमवर्क दे रहा हूं, सभी से बनना चाहिए सर, क्योंकि आज हमारी कैटेगरी नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस कैटेगरी पे चले जाएंगे। देखते हैं सर नेक्स्ट सवाल क्या है यहां पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, तो यहां पे पहले नोट डाउन कर लेना कि आपके ट्रेन की स्पीड आएगी 100 किलोमीटर पर आवर और आपके टैक्सी की स्पीड आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल सर, नेक्स्ट सवाल में देखो मुझे क्या कहा जा रहा है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ये यहां पे फुल स्टॉप नहीं होगा, इफ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km per hour it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by train. ये वाला वैरायटी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो अगेन ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा सर 600 किलोमीटर। तो बहुत सारा आज होमवर्क दिया है और कोई भी होमवर्क ऐसा नहीं दिया है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। हर होमवर्क का जो सवाल है सर उसकी वैरायटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने होमवर्क क्वेश्चंस है सबसे बनने चाहिए और सबके आंसर आपके निकल के आने चाहिए। तो आज आपका बहुत सारा टास्क है, सबको कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 के साथ मैं कह सकता हूं सर कि आपका कैटेगरी नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपनी आखिरी कैटेगरी यानी कि मिसलेनियस वाली कैटेगरी नंबर 5 में चले जाएंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, जितना बताया वो समझ में आया। तो मेनली यही 4 कैटेगरी से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ये अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को धुएं में उड़ा दोगे। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।